बाजार का आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओपनिंग से ज़्यादा अहम है क्लोजिंग। जी हाँ, आज सुबह से हम यही बात करें कि मजबूत शुरुआत के बाद क्या बाजार टिक कर एक अच्छी क्लोजिंग दे पाएंगे। फिलहाल आसार वैसे दिख नहीं रहे, लेकिन क्या आखिरी 1.5 घंटे में कुछ और रिकवरी आएगी या फिर हम रहेंगे कमजोरी? लेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और अनिल जी से यही सवाल पूछेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। जिस तरह की तेजी हुई, गिरावट हुई, फिर तेजी हुई और अब देखिए मार्केट्स किधर हैं। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। कुछ अर्निंग्स भी आ रही हैं, कुछ और बड़ी अर्निंग्स आने वाली हैं। इन सभी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पर सर, सबसे पहले बता दीजिए कि इस समय की बाजार की बड़ी बातें क्या हैं। ओके, तो बाजार की बड़ी बातों में लाल निशान में फिसलता हुआ बैंक निफ्टी दी और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आती हुई दिखी। ऊपरी स्तरों से 700 साढ़े 700 पॉइंट नीचे आता हुआ दिख रहा है। वहीं सरकारी बैंक रियल्टी इंडेक्स 2% तक नीचे आते हुए दिख रहे हैं। ऑटो मेटल आईटी शेयरों ने बाजार को आज सपोर्ट जरूर दिया है। कच्चे तेल में लगातार चौथे दिन जो तेजी हुई है उससे ऑयल एंड गैस शेयरों को सहारा मिला है। वहीं रुपए में करीब 25 पैसे की मजबूती रही है और 75 रुपये 65 पैसे के आसपास इस वक्त आपको करेंसी मार्केट में क्लोजिंग होते हुए दिखेगी। तो ये अब तक का बड़ा ट्रेड, बड़ा पूरा मार्केट का आप ये कह सकते हैं सुबह से लेकर अब तक का जो एक रुझान रहा है, उसे आप ये मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, और जरा समझाइए सर कि बाजार में चल क्या रहा है, क्योंकि आज सुबह आपने दो चीज़ें बोली थी। एक तो कि क्लोजिंग बेसिस पर किधर मार्केट्स एंड होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, देखते हैं कैसा एक्शन रहता है। पर आपने ये भी कहा था कि आज बुल्स और बेयर्स के बीच में जो लड़ाई होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और जस्ट जब हमें लगा कि शायद बुल्स का थोड़ा अपर हैंड है, पहले 3 घंटों में अच्छा मार्केट एक्शन था, 9,000 के ऊपर भी निफ्टी गया। उसके बाद तो देखिए सर, बेयर्स वापस आ गए हैं और फुल फोर्स के साथ आए हैं। ग्लोबली इतने ज़्यादा खराब संकेत नहीं आ रहे हैं, पर ग्लोबली ऊपर जा रहे हैं तो भी हम गिर रहे हैं और ग्लोबली नीचे जा रहे हैं तो हम ज्यादा गिर रहे हैं सर। दीप, आप सिंपल चीज एक देख लीजिए। 65 अंक ऊपर निफ्टी है इस वक्त, लगभग 0.5% ऊपर, और 0.5% नीचे बैंक निफ्टी है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बाजार दो अलग दिशाओं में कैसे चल रहा है। लगातार हम यही कह रहे हैं कि हर एक उछाल जो भी आपको मिले, अब वो उछाल कितनी होगी और किस लेवल पर आपको निकलना है बैंक्स और फाइनेंशियल्स में, ये हर एक को डिसाइड करना होता है। हर चीज़ आप मतलब वो हलवा बना कर दे सकते हैं, खाना या चबाना या उसको निगलना और उतारना, ये तो हर एक आदमी के अपने उतनी मेहनत तो हर एक को करनी पड़ेगी। आप किसी दूसरे के बदले में निगल नहीं सकते हैं। सिंपल चीज़ है, वही बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है। आप देखिए एग्जैक्टली बैंक निफ्टी आपको ट्रेंड नीचे की तरफ खींचता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बैंक निफ्टी ने करेक्शन की शुरुआत की। ये वो कमज़ोर कड़ी है जो बाजार को ऊपर जाने ही नहीं दे रही है और यहाँ से डिस्कम्फर्ट आता है। अगर बैंक निफ्टी 30-35% वेटेज रखता है इंडेक्स में, इतने सारे बैंक से, इतनी सारी NBFCs है जहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, और अगर वो कमज़ोर होते हैं तो फिर सिंपल सी चीज़ है, बहुत मुश्किल है बाजार का सेंटिमेंट ठीक होना। अब 2-4 स्टॉक मिलकर निफ्टी को बचा लेते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि निफ्टी किसी सेक्टर के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत रहे या कम कमज़ोर रहे। मसलन आज के लिए सहारा आपको भारतीय एयरटेल से आता हुआ दिख गया, 9-10% भारतीय का बढ़ना बहुत अच्छी बात है। कुछ हद तक आपको मेटल्स और ITC जैसे शेयर सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बात वही है दीप के, अल्टीमेटली जहाँ पर सब लोगों का पैसा लगा हुआ है वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं, और इकोनॉमी की सिचुएशन दिखाने वाले सेक्टर ये हैं बैंक्स और फाइनेंशियल। तो अगर ये मजबूत नहीं होंगे तो बाजार में लोगों का कॉन्फिडेंस आना बहुत मुश्किल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर FIs इस तरह से दमदार तरीके से बेच कर जा रहे हैं और अगर उन्हें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी मॉडर्ना को दवा मिल रही है, वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है, या उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प साहब क्या ट्वीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर कट है, वो आप और हम जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा या कुछ अलग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें लेना ही नहीं है बल्कि हर एक उछाल में बेचना है। आज की गिरावट डिस्टर्ब करने वाली है, कल की गिरावट डिस्टर्ब करने वाली थी। कल इसलिए थी कि अरे यार ऐसा क्या हो गया कि कल आप पूरी दुनिया भर के बाजारों को नज़रअंदाज करके बिल्कुल मतलब गिरते ही जाएं और किसी भी लेवल से कोई 50 पॉइंट की ढंग की रिकवरी भी आप निफ्टी में न देखें। ये कल बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट था। आज का डिस्टर्बिंग फैक्ट उससे भी बड़ा है कि क्या हम 900 पॉइंट की डाउ की रिकवरी पे भी भरोसा न करें, फिर करें भरोसा किस पे करें? अगर हमें किसी भी चीज़ से बढ़ना नहीं है तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। अभी तक होता ये था कि आपको उछाल मिलते थे, उछाल थोड़े से बेहतर और बड़े मिलते थे, अब आपको उछाल भी छोटे मिल रहे हैं।
अब जब तक आप मन बनाएं कि इस उछाल में मैं निकलूं या ना निकलूं, तब तक तो उछाल ही खत्म होते हुए दिखता है। तो एक साइजेबल बाउंस जहां पे फंसे हुए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जिनकी प्राइस आए, आसपास में आए, वो निकल पाए, वैसा मौका बाजार दे नहीं रहा है। और ये नहीं देना तकलीफ देने वाली चीज़ है कि लोग काफ़ी अटके हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दीप, हो सकता है आपको सही तस्वीर निफ्टी से नहीं दिखेगी आज भी, और हो सकता है अगले 10-15 दिनों में भी, कि निफ्टी आपको गिरते हुए नजर ना आए, कम गिरता हुआ दिखे, या निफ्टी को देखकर उतनी तकलीफ ना हो। लेकिन साइड मार्केट्स में तकलीफ जो होगी वो कहीं ज़्यादा होगी। मसलन आज देखिए, आज आप केमिकल वाले स्टॉक्स देख लें, या एग्रो केमिकल से जुड़े, जैसे हम हेडलाइन में भी बात कर रहे थे, यूपीएल, कोरोमंडल वगैरह। अब वहाँ पर जिस तरह से 5-5, 7-7%, 10-10% का करेक्शन है, फर्ज करें अगर आपके पास कोई ऐसा कैश का स्टॉक एकदम टॉप के भाव पर, क्योंकि ये सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जो 52 हफ्तों के क्या लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपके पास रह गए और आप न निकल पाएँ तो उसके बाद उसमें कितना वक्त लगेगा वो कहना बहुत मुश्किल है। तो पॉइंट सिंपल है कि थोड़ा सा मार्केट में इस वक्त सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी ना करें। हाँ, ओवरसोल्ड मार्केट में आपको मौका मिलता है, खरीदें, निकलने की भी फुर्ती रखें। इसीलिए सुबह सुबह हमने आपको बोला भी कि आप अपनी तेज़ी की पोजीशन पर स्टॉप लॉस भी रखें और निकल भी जाएं। 9000 के आसपास के लेवल अच्छे हैं। तो और वही है कि बढ़ते हुए मार्केट में बेचने की हिम्मत चाहिए। आसान काम नहीं है कि 18,000 के ऊपर आप निफ्टी को बेच पाते, या 9,000 के ऊपर निफ्टी को बेच पाते, या 18,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को बेच पाते। लेकिन अब आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा है 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी जिस तरह से नॉन स्टॉप गिरा है, ये कॉन्फिडेंस हिलाने वाली चीज़ है। तो अब देखते हैं आखिरी 1-1.5 घंटे में क्या कहीं कोई रिकवरी आती है। मैं फिर यही कहूँगा कि मिनिमम बाजार को न्यूट्रल होने के लिए 9,050 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, न्यूट्रल होने के लिए। और 9,200 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तो आप सब छोड़िए, मैं खुद बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहूँगा कि वापस से खरीदारी करनी चाहिए, दम लगा कर करनी चाहिए। ट्रेडर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी वो लेवल चाहिए। बैंक निफ्टी जब तक 19,000 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक कैसे माने कि बैंक निफ्टी में ताकत है। तो हम जिन लेवल्स पर ताकत है उससे बहुत दूर है, और फिलहाल उनके ऊपर बंद होने की कहीं कोई आसार दिख नहीं रहे। तो देखते हैं 3:30 बजे कहाँ बंद होते हैं। लेकिन अगला 1.5 घंटा जाहिर सी बात है कि इस तरह के मार्केट में निकालना बड़ा मुश्किल काम है। और दीप, एक आखिरी बात और कह दूँ, न तो आप और न ही मैं, हम दोनों ने कोई आज लाल रंग की टाई पहनी है या उस वजह से कोई बाजार गिरे। सिंपल चीज़ है, बाजार अपने फंडामेंटल पर, अपनी सेलिंग पर गिरते हैं। कल भी ये आरोप लगे थे कि यार सर आज आपने लाल टाई पहन ली तो मार्केट गिरना है। मैं फिर कह दूं कि उससे कुछ नहीं होता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते ये आपका प्यार है। लेकिन पॉइंट सिंपल है कि देखिए, मार्केट जैसा ट्रेड कर रहा है वैसा कर रहा है और वो करेगा ही। हम कुछ भी, काफ़ी लोगों ने दीप मुझे कल ट्वीट किया, लोगों ने कहा, और ये मैं उनका प्यार समझता हूँ, ये कि कोई उसमें शायद कोई गलत नहीं है कि सर कल आप पूरी है ना एक हरी शर्ट पहन के आए, आप बड़े हरी वाली टाई लगा कर आए। आई विश कि मेरे पास होती, हरी टाई है नहीं या हरी शर्ट भी नहीं है, नहीं तो पहन के भी आधा टी शर्ट जरूर पहन सकता था। लेकिन पॉइंट वही है कि ये सब चीज़ें है ना, बात करने में दिल को हल्का रखने के लिए अच्छा है, लेकिन हकीकत है ना वो कुछ अलग ही है। और हकीकत ये है कि सेलिंग ज़बरदस्त है, हकीकत ये है कि स्क्रीन कमज़ोर है, हकीकत ये है कि बाज़ार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहे हैं, और हकीकत ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बेच कर निकलना है। तो इस हकीकत के साथ जीना है, और इस हकीकत में जब जब भी आपको मौके मिले हल्का करने की कोशिश करें। मैं न डराने की कोशिश कर रहा हूँ, न निराश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और नहीं मैं पेसिमिस्टिक हूँ। सबसे ज़्यादा अगर बुलिश कोई इतने सालों में रहा है, और एक ज़माना था, अगर आप लोगों को याद ना तो कुणाल जी और राकेश जी को ज़रा पूछ लें कि जिस दिन मैं छुट्टी लेता था मार्केट गिर जाता था। ये जुमला बहुत लोकप्रिय भी हो चुका था। जिस दिन मैंने 9 अप्रैल 2018 को अपनी पारी की शुरुआत की, पहले दिन जी बिजनेस पर, उसके ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को, ये सोमवार को मैंने शुरू किया, 650 पॉइंट डाउन नीचे बंद हुआ था, और उसके बावजूद हमारे बाजार उस दिन बहुत मजबूती के साथ बंद हुए थे। तो वो कुणाल जी भी उसको एंडोर्स करेंगे। हर बार मैंने बहुत बार लगातार इतनी तेज़ी की कवायद की है, लेकिन क्या करें, जब आपके सामने वास्तविकता, तो मैं आपको गलत कैसे बोलूं कि ना तेज़ी है। जब नहीं है तो नहीं बोल सकता, होगी तो ज़रूर बोलेंगे। मुझे भी पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है, और बाई नेचर में पॉजिटिव हूँ, आप जानते हैं, बाई नेचर में बुल हूँ, आप जानते हैं। लेकिन अभी आपको मुझे वो बताना है जो हकीकत है, वो नहीं बताना है जो आपको अच्छा लगे। दोनों में फ़र्क है। आपको क्या अच्छा लगेगा वो चीज़ अलग है, और क्या सही है वो चीज़ अलग है। कुणाल जी, क्या ये बात तो ठीक है ना, आप भी मानते हैं कि मैं बाय नेचर में बुल हूँ, बेरिश नहीं हूँ, ये चीज़ तो आप कहेंगे? जी
जी 100% अनिल जी, देखिए जो अभी आपने वाकया याद दिलाया अनिल जी, जब आपने ज्वाइन किया था उस समय बाजार लगातार गिर रहा था और अप्रैल का महीना था 2018 का, और उस समय ऐसा लगता था अनिल जी कि बाजार शायद रिकवरी नहीं होगा, और आपने वही दिन चुना था ज्वाइन करने के लिए, और सबको संदेह था कि शायद इस दिन भी बाजार गिर जाएगा, लेकिन आपके ज्वाइन करने के बाद बाजार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार तेजी बनी। तो अनिल जी बाजार के लिए आप पहले भी शुभ थे, अभी भी शुभ है, लेकिन अनिल जी जो स्थिति बाजार की है उसमें आपका काम है सही एडवाइस देना। और अनिल जी ये जो फॉल आया है इसमें जो आपने लोगों के पैसे बचाए, इसके लिए तो जितनी दुआएं आपको मिली हैं मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी मिली होंगी। आपने 12,000 से लगातार लोगों को राय दी बेचने की, नहीं लेना है नहीं लेना है, ये तो अब बच्चे बच्चे को याद हो गया है कि नहीं लेना है, और अभी भी आप यही कह रहे हैं और ये काफ़ी हिम्मत का काम कर रहे हैं। मैं पूरी तरह आपके साथ तन मन धन से हूँ अनिल जी इसमें। नहीं, ठीक बात है बिल्कुल। और चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, जो सही है वो कहना पड़ेगा, और यही सही है इस वक्त, और इसीलिए हम आपको कह भी रहे। आइए अब शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करने में यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स सारे हमारे साथ आ चुके हैं, और शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से एक बार कल की इवेंट्स आपको आपके सामने रखने, कौन सी हैं वो इवेंट्स जिन पर आपको फोकस करना है। आइए मानसी से पूछते हैं इवेंट्स के बारे में। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बोर्ड मीट और साथ ही रिजल्ट्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे। 3 कंपनियां उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, एल&टी इन्फोटेक और सीएससी के बोर्ड मीट्स हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल आज इकोनॉमिक रिकवरी पर बात करेंगे। आज शाम ये इवेंट और इसका फैसला हमारे सामने होगा। क्या बातचीत होती है इकोनॉमिक रिकवरी पर, ये हमारे सामने होगा। नतीजों के लिहाज से बजाज फाइनेंस के नतीजे, टाटा पावर, अपोलो टायर्स, इन तीनों कंपनियों के नतीजों पर फोकस रहेगा। कल कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू खुलने जा रहा है 20 मई यानी कि कल से 3 जून तक ये खुला रहेगा। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, और साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस कंपनी एनसीडीज के जरिए 500 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जिस पर फोकस है। नतीजों के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज के लिए कल का दिन अहम है। निफ्टी स्पेस में बजाज ऑटो के भी नतीजे आएंगे और अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। वायदा बाजार में जुबिलियंट फूड के नतीजे 1 से 3 के बीच आने का अनुमान कल हम लगाकर चल रहे हैं। गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी, और साथ ही बजाज फिनसर्व निफ्टी स्पेस में नतीजे पेश करेंगे, और कोलगेट वायदा बाजार में नतीजे आते हुए इस कंपनी के भी दिखेंगे। तो ये हैं सारी इवेंट्स जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए इन पर नजर रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वागले साहब के पास चलते हैं, और आज के सेशन की शुभ शुरुआत वागले साहब कर रहे हैं बीटीएस डबल टी कॉल के साथ। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। मैंने मॉर्निंग से कोई कॉल दिया नहीं था क्योंकि मैं अप मूव में कन्विंस नहीं था। आपने सही कहा 18,000 बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए 9,000 ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल है। अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो तेजी करना मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट मैं लोअर लेवल्स देख रहा हूँ, ये ऐसे बाउंस बैक्स आते रहेंगे। अभी मुझे बेचना है फेडरल बैंक को, जिसने एक क्लियर कट बड़ा वाला ब्रेकडाउन दिया है। 38.15 38.20 का करंट भाव है। बाउंस बैक होगा तो भी 38.50 के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 40 रुपीज़ 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। 2-2.25 रुपए की आपकी रिस्क होगी, और 34 तक के मुझे टारगेट दिखाई देते हैं आज और कल में। ओके, 38 रुपये चल रहा है। आप 40 रुपये 40 पैसे के 40 रुपये 25 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगा लें। 34 तक के टारगेट के लिए इसे बेचना है, और ये कल मेरे ख्याल से कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आखिरी स्टॉक था बिकवाली करने के लिए आज से। बिल्कुल हाँ, 39.37। जी हाँ, सॉरी 39.37। क्या प्राइस में बेचने की बात की थी राकेश जी आपने कल? फेडरल बैंक 40 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस था, और 37.50 36 के टारगेट के लिए, राइट? बिल्कुल अनिल जी, और हमने 40 रुपये टूवर्ड्स क्लोजिंग इसको दिया था 3:25 26 मिनट के अराउंड। 40 रुपीज़ के अराउंड का अनिल जी प्राइस था, और इसमें बिल्कुल भी सुबह इतनी मार्केट पॉजिटिव थी, उसके अंदर भी इसमें बिल्कुल पुल बैक देखने को नहीं मिला। तो जिस तरीके से वागले जी का कॉल है, यहाँ पर जो 23 मार्च के आसपास के लोस थे उसको तोड़ने वाला शायद एक पहला स्टॉक बन सकता है।
कुछ कुछ आपके और कुणाल जी के बड़े प्रशंसक प्रेमी लोग हैं, वो आपके हर एक कॉल पर ट्वीट जरूर करते। कल मैं ऐसा ही एक ट्वीट पढ़ भी रहा था, तो लोग बहुत कह रहे थे अच्छा सबसे लास्ट में आपने फेडरल बैंक दिया है, आज देखिए इतना ऊपर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा, फिर बताइएगा क्या होता है। उन सबको जवाब है ये वाला भाव जो आपकी स्क्रीन पर, जो कुणाल जी और राकेश जी का टारगेट आ चुका है। मैं ये नहीं कहता कि इसका मतलब ये नहीं कि कुणाल जी राकेश जी के मेरे या किसी के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते हैं, होते हैं, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको स्टॉप लॉस कैसे ट्रिगर होते हैं। मुथूट फाइनेंस हमने आज सुबह शॉर्ट कॉल दिया था, मैंने शॉर्ट कॉल दिया था, 800 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने आपको रखने की राय दी थी, 802 रुपये 50 पैसे कुछ हाई बना कर आया है। एक सेकंड के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो क्या है, मैं मानता हूँ फिर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, बिल्कुल होता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद आप अपनी नाराज़गी भी रख सकते हैं, गुस्सा भी रख सकते हैं, लेकिन दो चीज़ ध्यान में रखिए। एक, कभी भी किसी का भी इंटेंशन ये नहीं कि आपका नुकसान हो, आपके नुकसान होने से किसी को फ़ायदा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जब भी आपको नाराज़गी जाहिर भी करनी है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद, तो कुणाल जी राकेश जी का जब हो जाए उसके बाद लिख दें। पहले बोलने का क्या फ़ायदा कि कल सुबह ये हो जाएगा, जो हो जाए वो देखा जाएगा। ये मार्केट है, रात और सुबह के बीच में क्या कुछ हो जाता है। SGX निफ्टी आपको 200 ऊपर दिखाता है और मार्केट कभी वहाँ तक जा नहीं पाता। कभी SGX निफ्टी 100 नीचे दिखाता था, तब हम बहुत स्ट्रांगली बोलते थे ये 100 नीचे दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, 100 नीचे नहीं ऊपर खुलेगा, 50 ऊपर खुलेगा। तेज़ी के मार्केट में वो भी होता था। तो हर तरह का मार्केट है, जिस तरह का मार्केट है उसके हिसाब से आपको हमें एडजस्ट करना होगा, तभी हम इस मार्केट में टिक पाएंगे। मैसेज ये है, मैसेज में किसी की एरोगेंस का थोड़ी है, मैं बड़ा हूँ आप बड़े हैं, ये सब चीज़ें नहीं है। हम सबको साथ में इस मार्केट में एक डायरेक्शन पे काम करना है। पॉइंट सिंपल होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हर एक की गलतियाँ, जो कॉल देगा वो गलती होगी। मैं कॉल दूंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा आसान काम है, मैं बैठ के सवाल पूछता रहूँ, ना दूँ कॉल तो गलती होगी नहीं। दीप को देखो, दीप कभी गलती नहीं करते हैं इस मामले में। 100% हमारे सारे पैनल में सबसे परफेक्ट दीप ही हैं। क्यों दीप, बराबर ना? कहीं आपका स्ट्राइक रेशियो 100% है। बिल्कुल। तो चलिए, ये तो मार्केट है, ये मार्केट है, चलता रहेगा, इसलिए कृपया चीज़ों को दिल पे ना लें। आइए सचिन जी के लिए बिगुल BTS डबल टी का। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली करने की तरह है और है ऑरबिंदो फार्मा। लगातार यहाँ हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस स्टॉक ने मेंटेन किया है, बट अगर हम पिछले 4 दिनों का डेटा देखें तो क्लियरली 680 के आसपास इसे काफ़ी सप्लाई मिल तरीके से पिछले 3 दिनों के स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस है और उसके नीचे RSI अभी ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बिकवाली हावी हो सकती है। एक अल्टीमेट टारगेट होगा अराउंड 630 का और इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 645 का। इन दो टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बनानी है और फार्मा स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 666 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त औरोबिंदो फार्मा में बिकवाली की राय है आपके लिए। 659 रुपये के आसपास, 659 के आसपास इसका फ्यूचर आप बेच सकते हैं। और स्टॉप लॉस टारगेट एक बार सचिन जी फिर से मुझे बोल दें, क्योंकि आपका ऑडियो थोड़ा साफ कम आ रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ रिकन्फर्म कर लिया जाए। बताएं सर। स्टॉप लॉस 666 में, इंट्राडे टारगेट होगा 645 का और पोजिशनल टारगेट होगा 630। कोशिश करते हैं सचिन जी का जी 645 630 ये दो टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली 666 666 ये 3 वो लेवल है जिसके लिए आपको करनी है पहले टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। आइए अब बसीन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बिगुल बसीन साहब के लिए। बसीन साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले जो अपडेट्स, आप अपडेट भी इस तरह से दे दें कि जो पहले कॉल बंद करने हैं वो बता दें, कौन कौन से बंद करने हैं, कौन कौन से में एग्जिट करना है। कुछ तो आपने मुझे फ़ोन करके बोला था, बाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैसेज करके, तो वो तो मैंने बताया। बताइए सर, कौन कौन से एग्जिट कर लेने कंप्लीट। हाँ जी अनिल जी, देखिए पहली बात तो ये है कि मार्केट मुश्किल दौर से गुजर रही है, आपको दोनों बाय सेल दे रहे हैं, तो एक बारी के लिए इन्वेस्टर के साथ ट्रेडर का हैंड भी पहनिए। जहां मंदी दिखे वहां बेचिए, जहां तेजी दिखे वहां लीजिए। पैर ट्रेड बहुत फायदे में रह रहा है, आपके सामने है। मैंने बुक करा दिया बाटा और पिडीलाइट को,
और जो लेने वाली थी उनमें सब में टारगेट हो गया। आईटीसी 171, एस्कॉर्ट्स 840, गोदरेज कंज्यूमर 555 और महिंद्रा 390, ये चारों लेने की कॉल थी, सब हिट हो गई हैं। और एक सुबह आपको दी थी आईजीएल लेने के लिए और टाटा स्टील लेने के लिए और बर्जर पेंट बेचने के लिए। बर्जर पेंट में मैं अभी भी कहूंगा पेंट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट सफरर इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड आई कैन सी एटलीस्ट 15% डाउनसाइड इन दो स्टॉक्स, तो उसमें बने रहिए। बर्जर पेंट शॉर्ट है, आईजीएल और टाटा स्टील लॉन्ग है। ओके, बर्जर पेंट्स और टाटा स्टील दोनों बर्जर ये तीनों अभी भी होल्ड करनी है, राइट सर? हाँ बिल्कुल सर, बर्जर आपको शॉर्ट है और आईजीएल और टाटा स्टील लॉन्ग है सर। परफेक्ट। अच्छा, और किसी में स्टॉप लॉस रिवाइज तो नहीं करने सर? सर स्टॉप लॉस अभी तक किसी में नहीं हुआ, जो आपको कल दी थी उनमें सब में हमने प्रॉफिट बुक करा दिया है। यहाँ ये भी चेष्टा कीजिए कि जहाँ आपको 2, 2.5, 3% मिले वहाँ बुक भी कीजिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, दोनों तरफ घूम रही है। आपने शायद ये सुझाव पहले भी दिया था, डोंट वेट फॉर द अल्टीमेट टारगेट बिकॉज द मार्केट इज वॉलेटाइल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और अब खुद बसिन साहब भी कह रहे हैं, देखिए हर एक चीज़ में ना बसिन साहब आपकी उंगली पकड़ के नहीं चल पाएंगे। बसिन साहब दिन में 2 बार आते हैं, इतना समय देते हैं, वो भी अपने आप में कम नहीं है। तो कई बार ये होता है कि मार्केट के मूड के साथ, कई बार टारगेट के आसपास या अच्छी बढ़त तुरंत हो जाने के बाद आप भी अपना थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें और ये सोचें कि भाई अल्टीमेटली रिस्क मैनेजमेंट करना आपको भी आना चाहिए। बहुत स्टॉक बढ़ गया और जल्दी से, अब जैसे बसिन साहब 2 हफ्ते के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपको तो 2 घंटे बाद ही वापस अपडेट चाहिए, तुरंत आपके ट्विटर पे आ जाते हैं, इसका क्या करें उसका क्या करें। 2 हफ्ते बोला भाई, 2 हफ्ते बोला, कम से कम हफ्ते भर तो रुके, लेकिन आपको रोज़ अपडेट भी चाहिए, रोज़ देते भी हैं। लेकिन कभी कभी स्टॉक तेज़ी से भाग गया, जल्दी भाग गया, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रिवाइज अपने आप से भी थोड़ा कर लो। ट्रेडिंग में पूरा 100% डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है, थोड़ा अपने भी आप अलर्टनेस रखें। ये भसीन साहब का भी कहना है, ये मेरा भी कहना है। बताएं सर, अब आज आपके नए कॉल्स क्या हैं सर? हाँ सर, 2 लेने के हैं, 2 बेचने के। अभी तक मार्केट जब तक वॉलेटाइल है हम हेज करके ही चलेंगे, तो 2 लेने की कॉल है और 2 बेचने की। आप कहें तो पहले लेने वाली कह दूं मैं तो बड़े सर पहले अपने लेने वाले की, क्योंकि वैसे ही लोग बहुत बोलते हैं कि मंदी मंदी की बात होती है, तो मैं पहले हमेशा लेने की बात ही करता हूँ। एकदम शुरुआत करिए सर, बताइए 2 तगड़े दमदार कॉल्स लेने वाले। आज की डेट में सबसे बढ़िया बिजनेसेस है वो बता रहा हूँ। वो एक तो टीवी का है, तो सन टीवी फिर वापस वही भाव आ गया 365-67। आपको याद है हमने 400-415 तक उसमें प्रॉफिट बुक कराया था, तो यही 365-67 में लीजिए। इसमें 360 का स्टॉप लॉस रखिए और 390 का इसमें मेरे को टारगेट दिखता है इन द नेक्स्ट वीक 10 डेज। तो सन टीवी इज द फर्स्ट बाय सर। स्टॉप लॉस एक बार फिर से बताएं सर। 390 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस है सर। 360, ओके। 365-370 की रेंज में खरीदिए सन टीवी, लगभग वहीं पर ट्रेड कर रहा है, और 360 का स्टॉप लॉस लगाइए 390 के टारगेट के लिए। मुझे नहीं याद आता कि सन टीवी में एक भी बार वसीम साहब ने बोला और उसके बाद कहीं कॉल कहीं गलत हुआ हो या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। हर बार टारगेट हासिल होते हुए दिखे, और सन टीवी पहला पिक है। दूसरा पिक बताएं सर। दूसरा पिक सर आएगा आइडिया। भारती के नंबर बहुत अच्छे हैं और आपको पता है कि आरपूज 154 आए हैं, तो आइडिया के आरपूज भी बहुत स्ट्रांग है और जो भी डेट बर्डन है वो धीरे धीरे मिटिगेट होगा। 5 रुपए पे आज यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। 4 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस है, 7.5 रुपए का टारगेट है इसका। इसमें आपको 650 ट्रेडिंग पिक है, 750 है इन्वेस्टमेंट पिक ऑन वोडाफोन आइडिया। ओके, क्या बात है। वोडाफोन आइडिया खरीदारी करने की राय, 5 रुपए के आसपास खरीदिए, 4 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 7.5 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए आज से, 6.5 रुपए ट्रेडिंग के लिए आज से, ये रखनी है आपको अपनी यहाँ पर टारगेट्स। आइए अब 2 पिक्स ऐसी हैं बसीन साहब जो देने वाले हैं शॉर्ट साइड पर। पहला स्टॉक बताएं सर। सर पहला फिर पेंट का स्टॉक है, एशियन पेंट्स। अगेन पेंट विल बी द वर्स्ट इस इंडस्ट्री, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ। 1500-1505 का भाव है, 1525 का स्टॉप लॉस रखिए और 1435 का इसका टारगेट होना चाहिए, 1435 से 1440। सो एशियन पेंट इज द फर्स्ट शॉट विच आई एम गिविंग सर। ओके, एशियन पेंट्स 1500-1505 के आसपास यहाँ पर बेचिए। 1495 ये फ्यूचर्स का लेवल, हाँ 1495 चल रहा है, थोड़ा नीचे और थोड़ा और ऊपर का भी इंतजार कर सकते हैं। 1495, 1510, ये 15-20 रुपए की रेंज में आराम से धीमे धीमे बेचिए। 1525 का लगाइए स्टॉप लॉस। 1525 इज द स्टॉप लॉस लेवल। 1435, 1435 ये होगा आपका टारगेट। बताएं सर अगला स्टॉक।
सर दूसरा स्टॉक भी दिग्गज शेयर है हिंदुस्तान लीवर, जो फिर वीकनेस दिखा रहा है आफ्टर अ गुड रैली। 1990 का भाव है, 1990-95 यहाँ पे बेचिए। आज का जो हाई है 2015 वो स्टॉप लॉस है, और 1935 से 1940 का इसका भी टारगेट होगा ट्रेडिंग पिक के लिए। ओके 1985 1995 1985 1995 ये 10 रुपए की रेंज में आपको लीवर शॉर्ट करना है। HUL 2015 2015 स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। 1940 1935 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी। तो 2 बाय 2 सेल ये वसीम साहब की तरफ से, और वसीम साहब के पास होंगे अगर BTST कॉल्स तो बिल्कुल हम 3 बजे के बाद वसीम साहब से फिर से करेंगे कांटेक्ट और आपके लिए लेकर आएंगे BTST कॉल्स कल के लिए भी। शुक्रिया वसीम साहब ये बेहतरीन पिक्स हमें देने के लिए। इस बीच जरा कुणाल जी तैयार हो जाइए नेस्को के चार्ट लेकर। यहाँ पर अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आय 9.5 करोड़ से बढ़कर 118 करोड़ है। आय इतनी बढ़ गई 10 से 118 करोड़, ऐसा क्या किया है भाई? ओके 10 गुना आय बढ़ते हुए नहीं देखा, मुनाफा तो कई बार बढ़ जाता है। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए आय का आंकड़ा, मुनाफे का आंकड़ा और बाकी नतीजे भी हम आपके सामने रखेंगे। मुनाफा 51 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो आइए नेस्को, ये है रिजल्ट्स, और तब तक जल्दी से एक बार मुझे नेस्को के चार्ट्स बता दें कुणाल जी। अनिल जी देखिए 404 रुपए पर एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है इंट्राडे में, और मुझे लगता है कि 404 के ऊपर निकला तो एक बार के लिए आपको 412 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। 404 के ऊपर ही खरीदने का सोचें। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करने की मेरी राय है। नीचे सपोर्ट जो है वो 382 के आसपास है, 382, तो 382 और 404 ये 2 स्तर हैं जिनको देखना है। 404 के ऊपर निकलेगा तब इस पर तेजी की राय होगी। 412 का टारगेट होगा। ओके 404 के ऊपर निकलने पर 412 का टारगेट। आइए देवांशी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए उन तमाम शेयरों के बारे में जहां पर आज सुबह से आई है कुछ न कुछ खबरें या फिर रिजल्ट्स, और उनके दम पर है एक्शन। बताएं देवांशी। बिल्कुल अनुज जी, आज देखिए नतीजों के लिहाज से सनोफी इंडिया और गैब्रियल इंडिया थोड़ी देर पहले इसके नतीजे आए थे। सनोफी इंडिया आप देखिए जो आय है करीब 10% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा 8% कम होता हुआ दिखा है इस बार 85 करोड़ पर, लेकिन आप देखिए कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 15% से बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 22% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान था थोड़ा सा कम होने का, और इसके चलते आप देखिए थोड़े से एक्शन में है ये स्टॉक। गैब्रियल इंडिया यहाँ पे भी जो मुनाफा है 55% तक की बढ़त देखने मिली है। साथ ही अगर आय देखें तो करीब 17% तक घटती हुई दिखी है। 510 करोड़ के सामने 425 करोड़ पर कंपनी ने आय पोस्ट की है। कामकाजी मुनाफा फ्लैट है 33 करोड़ पर, और मार्जिन की बात करें तो 6.7% से बढ़कर 7.8% पर इस बार मार्जिन आए। थोड़ा सा फ्लैट है लेकिन मुनाफा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा आज फार्मा स्टॉक्स काफी एक्शन में है। सबसे पहले लुपिन पर आप नजर कीजिए। कंपनी को एक अल्सर की दवा है जिसके जेनरिक वर्जन के लिए US FDA से मंजूरी मिल चुकी है और उन्होंने लॉन्च किया है। और अब देखिए जो एनुअल बिक्री है पूरे साल की करीब $290 बिलियन की है US मार्केट में। इसके चलते आज फोकस में है। एलेम्बिक फार्मा कंपनी ने एक शैम्पू लॉन्च किया है जो स्कैल्प में सोलारिसिस की दिक्कत होती है, इसके लिए इसको मंजूरी मिल चुकी है। इसके चलते ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। ये जॉइंट वेंचर है कंपनी को, इसको US FDA से मंजूरी मिली है शैम्पू की। और बायोकॉन और लिंकन फार्मा ये दोनों पर आज फोकस है, क्योंकि जो यूरोपियन रेगुलेटर हैं इन्होंने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट ये दोनों ही कंपनी के प्लांट को दिया है। और लिंकन फार्मा की अगर बात करें तो इनका गुजरात का प्लांट है, बायोकॉन की बेंगलुरु प्लांट है। UPL और कोरोमंडल आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। फिलहाल सरकार ने करीब 27 ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि इनके मुताबिक ये जो इंसेक्टिसाइड्स है इससे इंसानों को और जानवरों को थोड़ा सा खतरा हो सकता है। KC इंटरनेशनल भी फोकस में है। कंपनी को करीब 1200 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए देखे इंटरनेशनली। इसके चलते आज थोड़ा सा अपटिक है। और बड़े सौदों में इंडियन होटल्स और ब्रासन बड़े सौदे हुए हैं। इंडियन होटल्स में करीब 15 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं 63 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर। और ब्रासन इंडस्ट्रीज पर आप नजर कीजिए 11 लाख शेयरों के आज सौदे हुए 509 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। इसके चलते आज
तो कई सारे शेयर्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ अर्निंग्स भी आई हैं जहां पर आप रिएक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए देवांशी। बस कुछ ही देर में अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे। आखिरी 1 घंटे के लिए अनिल जी का मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है और कौन से सारे स्टॉक्स हैं जो आपको फोकस में रखने चाहिए, वहां पर नजर डालिए। इस बीच डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों में ही हल्की सी रिकवरी होती दिख रही है, बल्कि नैस्डैक फ्यूचर्स अब पॉजिटिव हो गए और डाउ फ्यूचर्स भी दिन के निचले स्तर से लगभग 50-60 अंकों की रिकवरी हुई है। यूरोपियन बाजारों में भी अच्छी रिकवरी इस समय आपको होती हुई दिख रही है। लगभग 2% नीचे थे यूरोपियन बाजार 1 पॉइंट पर, अब आप देखिए तो सिर्फ ½ % नीचे, बल्कि उससे भी कम। और बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आई है, 17,500 के ऊपर गया है बैंक निफ्टी। तो थोड़ी सी रिकवरी जरूर बाजार में भी आ रही है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। चलिए एक कॉल ले लेते हैं चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजा के। राकेश जी, कुणाल जी के पास चलते हैं। बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है अदानी इंटरप्राइजेस पर। इसमें देखें तो एक ब्रेकआउट हो रहा है 143 की, एक नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है और जिस तरीके के अदानी पोर्ट्स में, अदानी पावर में मूव आया है, उस तरीके का मूव अदानी इंटरप्राइजेस दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ऐसा लगता है कि चार्ट देख कर के अडानी एंटरप्राइजेस में एक बड़ा ब्रेकआउट आने की तैयारी है दीपांशु। और जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है, मौजूदा स्तरों पर इसको बाय करके चलना है। यहाँ पर देखिए 141 रुपये पर 141 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 152 रुपये का, दूसरा टारगेट 160 रुपये का है। अडानी एंटरप्राइजेस का बीटा बाजार के मुकाबले बहुत हाई रहता है, तो जब ये तेजी दिखाता है तो इसमें एक तरफा तेजी बनती है। तो 160 रुपये का इवेंचुअल टारगेट है जिसके लिए बाय करना है अडानी एंटरप्राइजेस। बिल्कुल, अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय। सारे के सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आप देखें तो एक्शन बन रहा है। तो अदानी एंटरप्राइजेस ऑफ कोर्स है, अदानी पोर्ट्स के बारे में हमने सुबह भी बात करी थी। अदानी पावर में थोड़ी देर पहले एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद थोड़ी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हुई। बट सारे के सारे जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं वहां पर आप इस समय थोड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। बाजार में भी कुछ खबरें चल रही हैं इनको लेकर, पर कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर हो रहा है इन स्टॉक्स में, तो नजर रखिए वहां पर। अविनाश गोरखचक्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। अविनाश जी, बाजार में इंटरेस्टिंग एक्शन इस समय होता हुआ दिख रहा है, पर कहीं पर भी ऊपरी स्तरों पर सपोर्ट नहीं आ रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर इस समय? आपको आगे और प्रेशर दिखता है या लगता है कि बाजार इस लेवल पर स्टेबलाइज हो जाएंगे? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज जो उछाल आया था वो बेसिकली कोरोना वैक्सीन को लेके था। हमको लग रहा है ये डेफिनेटली अच्छी बात है अगर वैक्सीन जल्द ही मार्केट में लॉन्च होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे मार्केट्स के लिए वो डिमांड रिलेटेड है। हमने काफ़ी कॉर्पोरेट से बात की है। ओवरऑल जो सिनारियो बिल्ड हो रहा है, कम से कम 1 या 2 क्वार्टर के लिए डिमांड सिनारियो बहुत ही वीक हो रहने वाला है, स्पेशली डिस्क्रिशनरी सेक्टर के लिए, जैसे कि ऑटोज है, जो जेम एंड ज्वेलरी स्पेस है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि बहुत तकलीफें शायद कॉर्पोरेट्स को अभी और सहनी बाकी है। अप्रैल टू जून के क्वार्टर के बाद ही मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में एक प्रॉपर डायरेक्शनल कॉल देखने को मिलेगा। और अभी जो न्यूज़ फ्लो बेस्ड मार्केट चल रहा है वो शायद प्योरली एक्सपेक्टेशन पे एक वैक्सीन जल्दी बनेगी और ऑब्वियसली कोरोना वायरस नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट्स ये चिंता करेगी कि डिमांड अगर बढ़ता नहीं है तो डेफिनेटली ये जो रिकवरी है इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो लगेगा ही। बिल्कुल, इस रिकवरी में आपको थोड़ा तो रेजिस्टेंस लगेगा ही। देखते हैं किस तरह का एक्शन बनता है। बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वहां का भी डिस्काउंट थोड़ा अभी नैरो होते हुए दिखा है। स्पॉट पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 17,525 पर ट्रेड कर रहा है, वहीं फ्यूचर्स में 17,480 के आसपास है। जो 80 पॉइंट का डिस्काउंट था 1-1.5 घंटे पहले, वो नैरो होकर 40-45 पॉइंट का डिस्काउंट हो गया है वहां पर। वहीं अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स देखेंगे और स्पॉट देखेंगे तो लगभग सिमिलर लेवल पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई प्रीमियम में डिस्काउंट वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर यूपीएल, इस स्टॉक पर नजर डालिए, एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है। अविनाश जी, यूपीएल पर आपकी कोई राय? अच्छी रैली बन रही थी इस स्टॉक में और ग्लोबली भी एग्रीकल्चर की रिकवरी देखकर और भारत में भी थोड़ा एक्साइटमेंट था, पर अब जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया, नोटिस आया, उससे जो करेक्शन आया और इतनी भारी गिरावट आई है, यूपीएल में क्या करना चाहिए सर? मुझे लग रहा है कि आज की गिरावट दीपांशु प्योरली गवर्नमेंट रेगुलेटरी जो अनाउंसमेंट आई है कि कई पेस्टिसाइड्स के उन्होंने बैन किया है,
तो इसमें से ऐसे कोई प्रोडक्ट है जो यूनाइटेड फास्फोरस भी बनाता है, तो डेफिनेटली इनको थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर होगी, पर हमको लग रहा है कि करीबन 8-9% स्टॉक गिर चुका है। तो ये मेरे ख्याल से जो भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है वो मार्केट ने शायद प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें। थोड़ी सी क्लैरिटी मैनेजमेंट से आने के बाद ही मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ी सी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी वापस शुरू होगी। बिल्कुल देखते हैं कब रिकवरी आती है इस पर आज तो ज़बरदस्त ब्रेकडाउन है और अब 10% का निचला सर्किट भी यहाँ पर लग सकता है वायदा कारोबार में। तो नज़र रखिए आज जो यूपीएल में मूवमेंट आ रहा है, बल्कि जो सारे एग्रोकेमिकल स्पेस है पूरे के पूरे इस यूनिवर्स में आप ब्रेकडाउन देख रहे हैं। आज सुबह कई सारे बैंक्स के बारे में राय ली थी। एक और बैंक है जहां पर फोकस करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पर भी एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है, 4% की गिरावट है। सुमित जी, जरा बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट देखकर बताइए कि अगला लेवल किधर आता है, क्या इन लेवल से शॉर्ट करना चाहिए इसे? तो स्टॉक तो बेहद वीक है, कोई भी तेजी का तो इसके अंदर ट्रेड लेना ही नहीं है। स्टॉक के अंदर हर लेवल पे गिरावट देखने को मिल रही है। कोई भी पुल बैक बाउंस बैक आता है तो उसमें सेलिंग का व्यू लेके ही काम करना है। अभी 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहाँ से और अच्छा खासा गिरावट दिखा सकता है। मार्केट्स में अगर थोड़ी भी कोई ज्यादा करेक्शन देखने को मिली तो ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ से अच्छा खासा गिरावट दिखाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे में 35 रुपए का लेवल टूटते ही 32 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में दिखा सकता है। लॉन्ग बिल्कुल अवॉइड करें, सेल साइड का पोजीशन होल्ड करके चले। लॉन्ग अवॉइड करिए, सेल साइड का पोजीशन होल्ड करके चलिए। ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर राय। पर चलिए अनिल जी से अब जान लेते हैं कि आखिरी घंटे में बाजार का व्यू क्या बन रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी का बिगुल बजाते हैं। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में भी थोड़ा वॉलेटाइल ट्रेड चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी आई थी, अब फिर से वो फिसल गए। हालांकि आप कह सकते हैं कि ज्यादा बदलाव नहीं है, इस समय 55 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले पॉजिटिव हो गए थे, इस समय एकदम सपाट है। और यूरोप के बाजार जो आधे 1% नीचे खुले थे, वहां पर भी हल्की सी रिकवरी हुई है। तो अब बस थोड़ा सा ही नीचे यूरोप के बाजार, तो उतना दबाव नहीं है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। और कच्चे तेल में जहां पर अच्छी तेजी बन रही थी, वहां पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। हालांकि अभी भी पॉजिटिव ट्रेड चल रहा है वहां पर। देखिए दीप, ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले से हैं। कल 900 पॉइंट की तेजी के बाद अगर डाउ 100-200 पॉइंट नीचे हो भी जाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और हल्की रिकवरी आकर वापस बंद भी हो जाए तो आज रात को एग्जैक्टली डाउ में क्या होगा अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हालांकि नए ट्रिगर्स अभी तक कुछ भी नहीं है जिनके दम पर डाउ आपको बहुत ऊपर या बहुत नीचे दिखे, और यही वजह कि मिला जुला सा कारोबार 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमेशा आप ये कहेंगे कि एक दिन में इतनी बड़ी तेजी हुई है अगर 900 पॉइंट के, तो संभावना है कि दूसरे दिन थोड़ा सा बाजार वहाँ पर ठंडा रहे, तो उस लिहाज से आपके लिए म्यूटेट संकेत है। एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग जो डेटा में दिखी है दीप, जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्लोजिंग बेसिस पर 2 लेवल अभी सामने आ रहे हैं जिस पर हमें फोकस करना है, 8,800 और 9,000। कमज़ोर तो हम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पहला 9,050 का लेवल भी हम पार नहीं कर पाए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी मैंने आपको कहा था कि 18,250, 18,000 के ऊपर हल्की सी मजबूती दिखेगी, ठीक वैसी मजबूती जो आपने 9,000 के ऊपर देखी। लेकिन पहला संकेत ये रहेगा 9,050 के ऊपर टिके, जो हम 9,030 पे रुक गए। दूसरा संकेत ये रहेगा कि 18,250 के ऊपर टिके, हम 18,175 से ही घूम गए। तो पॉइंट सिंपल है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहला मजबूती का संकेत भी ढंग से दिया नहीं। ऐसे में अब आपके लिए 8,800 के नीचे आप क्लोज होते हैं तो फ्रेश कमजोरी के संकेत आपको आएंगे। 8,800 के नीचे निफ्टी पर और 17,500 के नीचे बैंक निफ्टी पर अगर आप बंद होते हैं तो फ्रेश कमजोरी आपकी दिखेगी। ऊपर में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिकवरी हो जाएगी, लेकिन 9,000 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर बाजार क्लोज होता है तो थोड़ा सा आपके लिए उतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तो 9,000 9,050 क्लोजिंग बेसिस पर क्रूशियल है, लग नहीं रहा कि उसके ऊपर आप बंद हो पाएंगे। वैसे ही 18,000 18,250 बैंक निफ्टी के लिए ऊपर का लेवल है जिस पर क्लोजिंग आपके लिए होना मुश्किल है। अब आइए मैं आपको डेटा बता दूं क्यों 9,000 का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। सुबह भी मैं कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, 9,000 के पुट पर वीकली सीरीज की बात करें तो 13 लाख शेयर पुट में है, 20 लाख शेयर कॉल्स में है। आज 7 लाख शेयर पुट में और सुबह जुड़ गए, यानी कि ऊपर के स्तरों पर तेजी की पोजीशन बन गई, जो कि थोड़ी सी मुश्किल में दिख रही है कि क्या करें। 8,900 के पुट पे भी 7 लाख शेयर जुड़े हैं, तो 14-15 लाख शेयर जो आज जुड़ गए ऊपर पुट में। तो अगर आप 8,900 के नीचे बंद होते हैं तो आखिरी आधे घंटे में थोड़ी इनकी तरफ से बिकवाली आने की संभावना है, जो 15 लाख शेयर आज पुट में जुड़े हैं। और अगर आप 8,900 के भी नीचे बंद होते हैं तो फिर उनका कॉन्फिडेंस हिलेगा कि क्यों भाई, हम क्यों
पुट बेच कर जा रहे हैं, क्या वजह क्या है? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा जिसकी वजह से हमें खरीदारी करनी चाहिए। कल तो फिर भी चलिए मान ली किसी ने पुट खरीदा है तो पुट बेचा है तो ये भी सोच के बेचा है कि चलिए 400 पॉइंट 350 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे थे, आज तो डाउ फ्यूचर्स भी 50 नीचे है, तो फिर आप पुट बेचकर तेजी की पोजीशन करके क्यों जाएंगे? तो पॉइंट सिंपल है, 8900 के नीचे की क्लोजिंग ठीक नहीं है, 8800 के नीचे की तो बहुत ही खराब है। तो अब बचे हुए समय के लिए 8900 आपके लिए मिड पॉइंट है, 8800 और 9000 की ट्रेडिंग रेंज आपकी निकल कर आती है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो पोजीशन बनी है 18,000 बहुत क्रूशियल लेवल हो गया ऊपर की तरफ। 18,000 के पुट पे 3 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 5 लाख शेयर है, तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग होकर रखी है, तो 18,000 आपसे पार होगा नहीं। इनफैक्ट 17,500 के नीचे बंद देंगे तो बिकवाली का दबाव और आपका बढ़ सकता है। तो पॉइंट सिंपल है, अगर आपको आखिरी घंटे में उछाल मिले 9,000 9,050 के आसपास तो आप अपनी पोजीशन हल्की कर सकते हैं, या चाहें तो थोड़ा और आप बेचने का सोच भी सकते हैं। और लेकिन उछाल एक ही कंडीशन में मिलेगी और कुछ भी नहीं, और वो कंडीशन है डाउ में क्या कुछ होता है फ्यूचर्स में वो देखिए, क्योंकि कल आपको आखिरी घंटे में थोड़ी बहुत अगर शॉर्ट कवरिंग हालांकि कोई आई नहीं खास में, वापस हम आप नीचे ही बंद हुए, लेकिन हल्की फुल्की आई तो भी इसी वजह से आई थी कि डाउ बड़ा मजबूत दिख रहा था। तो अगर डाउ फ्यूचर्स बदल कर लाल से हरे निशान में आ जाए तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बाकी मैं कोई उम्मीद रिकवरी की कर नहीं रहा, तो हल्के रहने में समझदारी है। तेजी की पोजीशन रखना इस मार्केट में ज़्यादा रिस्की दिख रहा है मंदी की रखने के बजाय। बिल्कुल अनिल जी, तो तेजी की पोजीशन तो नहीं रखिए, रिस्की लग रहा है इस समय जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स आ रहे हैं इस मार्केट में। दोनों तरफ के आपको ट्रेड मिल रहे हैं पर ट्रेंड थोड़ा कमजोर दिख रहा है इस समय। चलिए ये तो रही बाजार पर स्ट्रैटेजी, बट एक ऑप्शन ट्रेड आ रहा है आपके लिए सुमित जी की तरफ से, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मार्केट्स ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा, गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे ही लोज ब्रेक होंगे तो अनिल जी ने एकदम सही कहा, 8,800 का लेवल टूटते ही एक अच्छा खासा गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पुट लेने का सलाह रहेगा। मेरे को लग रहा है कि मन्नापुरम काउंटर वीक है। आज देखिए ऊपरी लेवल से मन्नापुरम ने अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मन्नापुरम यहाँ से और भी गिरावट दिखाएगा और नीचे में 110 111 रुपए तक के लेवल स्पॉट के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। तो मन्नापुरम में 115 वाला पुट, मंदी का सलाह है, मन्नापुरम में 115 वाला पुट 4 रुपए 4.5 रुपए के आसपास मिल रहा है, 4 रुपए 60 पैसा अभी भाव है। मन्नापुरम का 115 का पुट ले, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 2.5 रुपए या 3 रुपए के आसपास, 2.5 रुपए या 3 रुपए के आसपास 115 के पुट में स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपर में मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये 5 रुपए का फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मन्नापुरम में, इसके टारगेट्स बनेंगे ऊपर में 7 रुपए से लेके 8 रुपए तक के। 115 के पुट के टारगेट होंगे 7 रुपया 8 रुपया, बाय करे 2.5 से 3 के आसपास का, इसके अंदर होगा स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए मन्नापुरम जनरल फाइनेंस का पुट ऑप्शन खरीदने की राय। 117 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 115 का पुट ऑप्शन खरीदिए, 4 4.5 रुपए के आसपास ले लीजिए, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस, 7 से 8 रुपए तक के टारगेट्स आपको रखने होंगे। जीएनए एक्सेल्स इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी चार्ट तैयार कर रहे हैं, मुनाफा 18 करोड़ से घटकर 4.5 करोड़, ओहो बहुत घटा है भी मुनाफा, लगभग 75% घट गया। 170 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैसे भी आजकल नॉर्थ अमेरिका में ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े बहुत कमज़ोर हैं। कल भी हमने भारत फॉर्ज शॉर्ट करने की राय भी दी थी। तो आय भी घटी है, 242 करोड़ से घटकर 181 करोड़। तो यहाँ पर आपके लिए कमज़ोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी चार्ट बताइए क्या है जीएनए एक्सेल्स? देखिए अनिल जी, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक लेवल को होल्ड कर रहा है और ये लेवल है 167.5, जिसको लगभग ये 15-20 ट्रेडिंग सेशन से 167.5 के लेवल को होल्ड करता है। तो मुझे लगता है कि वो एक मेजर सपोर्ट एरिया है और वो तुरंत ब्रीच शायद ना हो। तो 167.5 के नीचे ही जिनके पास पोजीशन है उन्हें एग्जिट करना है, अदरवाइज इसमें किसी तरह का ट्रेड बनता नहीं, खरीदने की मेरी राय है नहीं। और जिनके पास पोजीशन है उन्हें 167.5 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके नीचे जाए तो निकल जाएं, अन्यथा स्टॉक से दूर रहें। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनए एक्सेल्स की राय। और क्योंकि ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड स्टॉक है तो प्रेशर तो आ ही रहा है इस पर, और जैसे कि कुणाल जी बोल रहे हैं इस समय नो ट्रेड जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए स्वागत करते हैं चंदन तापड़िया जी का भी बिगुल बजा के, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर क्या स्ट्रैटेजी है इस समय? देखिए 2 ट्रेड यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। स्टॉक वाइज फोकस करेंगे। पहला सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है माइंड ट्री पे। आप देखो लगातार 3 दिन से अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और इस काउंटर में
लगभग 25-30% का ओपन इंटरेस्ट पिछले 2-3 दिन में देखने को मिल रहा है। और अब ये स्टॉक वीकली और डेली दोनों स्केल पे एक मेजर ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। तो इसके लिए लग रहा है यहाँ पे लगभग 950-55 तक के लेवल बनने चाहिए। तो 940 का माइंडट्री का कॉल लेने की यहाँ पे सलाह देंगे। लगभग ये कॉल 20 रुपए के आसपास चल रहा है, तो माइंडट्री का 940 का कॉल खरीदे 20 रुपए के आसपास। यहाँ पे आप 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे लगभग 35 रुपए का टारगेट बनना चाहिए। और दूसरा जो ट्रेड है वो हम एसबीआई में पुट की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं। एसबीआई का स्ट्रक्चर लगातार वीक है, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम चल रहा है। स्टॉक लगभग अपने 10 सालों के लोवेस्ट लेवल के आसपास चल रहा है और यहाँ पे 145-40 तक वीकनेस बनना चाहिए। इसके लिए 150 का एसबीआई का पुट लेने की सलाह रहेगी। 5 रुपए के आसपास ये पुट ले, 2 रुपए का स्टॉप लॉस और यहाँ पे लगभग 11 रुपए के टारगेट होने चाहिए। ओके, तो माइंडट्री पर खरीदारी, एसबीआई पर बिकवाली। माइंडट्री का 940 का कॉल खरीदिए और एसबीआई का 150 का आपको पुट खरीदना है, ये राय आ रही है चंदन जी की तरफ से। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ ये ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। तो बाजार का आप रुख देखें तो एकदम वैसे ही एक्शन है। बैंक्स में बिकवाली का दबाव है, हालांकि निचले स्तरों पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 17,500 पर लगातार 3-4 बार बैंक निफ्टी अभी पिछले आधे घंटे में अटेम्प्ट कर रहा है कि इस लेवल के ऊपर होल्ड कर सके, पर वैसा कन्विक्शन या वैसी मूव इस समय आ नहीं रही है कि इसके ऊपर जा सके बैंक निफ्टी। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आता है। बट एसबीआई प्रेशर में है, एक्सिस बैंक प्रेशर में। अभी थोड़ी देर पहले आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी सी रिकवरी आ रही थी, तो आईसीआईसीआई बैंक एकदम फ्लैट हो गया है, 300 के लेवल पर आ गया है, पर यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं ये एक बड़ा सवाल बनता है जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है। एक कॉल ले ही लेते हैं वागले साहब से आईसीआईसीआई बैंक पर। 300 पर वागले साहब आपने इसको शॉर्ट किया था, आपके टारगेट्स भी आ गए। अब 300 पर आईसीआईसीआई बैंक कौन सी डायरेक्शन पर जाएगा ये बताइए सर। दीपांशु, कल का लो जब तक ब्रेक नहीं करता है जो कि 293 294 है, इसमें फ्रेश मंदी नहीं करनी चाहिए। ये शायद साइडवेज पड़ा रहेगा, ना 300 ब्रेक करेगा, ना 312 315 ब्रेक करेगा, ये रेंज में रहेगा। रेंज में रहने के लिए तैयार दिख रहा है इस समय जहां तक आईसीआईसीआई बैंक का सवाल है। चलिए देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट इसमें आगे जाकर आता है। अदानी पावर में आज डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आया है। टोरेंट पावर में हमने देखा कि सुबह एक अच्छी मूव आ रही थी, उसके नतीजों के बाद टाटा पावर के नतीजे आने वाले हैं और अब सीईएससी इस पर नजर डालिए। और बंसल जी जरा सीईएससी की चार्ट देखकर बताइए यहाँ पर कोई ट्रेड है? अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया था इस स्टॉक में, कुछ ट्रेड बन रहा है यहाँ पर? नहीं दीपांशु, यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेड नहीं बन रहा है। स्पाइक आया है, स्पाइक में मूवमेंट भी अच्छा हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, बट मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। खरीदारी करने से पहले तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। और दीपांशु आपसे गुजारिश है एक बिगुल की, मेरे और कुणाल जी के पास एक चार्ट कॉर्नर की कॉल है। बिल्कुल, चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी कुणाल जी के लिए। चार्ट कॉर्नर का कॉल लेते हैं और कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से कल के 2000 भी आने की तैयारी में है। पर सर बताइए कौन सा कॉल है आपका? दीपांशु, हमारा बिकवाली का कॉल है एसआरएफ पर। एसआरएफ में देखें तो एक टेक्निकली एक ब्रेकडाउन हुआ है, कल के लोज के नीचे पूरा दिन स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अब एक नेगेटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स में एसआरएफ में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट, टेक्स्ट बुक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है, ब्रेकडाउन आता हुआ एसआरएफ में नजर आ रहा है। और जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पर निचले स्तरों पर बना है, मतलब या डाउन साइड पर बना है, ये स्टॉक बड़ी आसानी से आपको 3100 के भाव भी दिखा सकता है। तो इन स्तरों पर हमारी शॉर्ट करके चलने की राय है। 3395 3395 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 3290 रुपए का और दूसरा टारगेट 3250 रुपए का होगा। तो 3290 3250 के लिए शॉर्ट करना है एसआरएफ को। स्टॉप लॉस रखें 3395 पर। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ पर बिकवाली की राय इस समय। और हम देख ही रहे हैं ब्रेकडाउन आया और एकदम जैसे ही ब्रेकडाउन आया है चार्ट कॉर्नर पर आपके लिए कॉल भी आ गया। तो एग्री या फिर केमिकल जो स्पेस है, दोनों के लिए आपको आज परेशानी दिख रही है और इस समय आप वहां पर बड़ा ब्रेकडाउन देख रहे हैं। अनिल जी के कल के 2000 आएंगे, उसके बाद आशु जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एसटीबीटी कॉल उनसे भी लेंगे और जानेंगे कि इस समय बाजार पर क्या करना चाहिए। सचित जी, अभी थोड़ी देर पहले वोल्टास पे भी
ओके, सचिन जी के पास मैं जाऊं उससे पहले चलते हैं अनिल जी के पास कल के 2000 के लिए। जी सर। दीप, शॉर्ट करने की राय है, और शॉर्ट करने की राय है इन्फो एज यानी कि नौकरी.com को, जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, अभी भी मजबूत है, 2440 के आसपास है इस वक्त। तो आप 2430 से लेकर 2460 की रेंज में आराम से बेचिए धीरे धीरे। यहाँ पर भी बेच सकते हैं, ऊपर आए तो और बेचिए। 2430 से लेकर 2460 की रेंज में आपको बेचना है, 2480 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट में तो उससे पहले बता दूं, 2 वजह से मैं बेचने की राय इसे दे रहा हूँ। पहला तो एक, इसके साथ ही जुबिलेंट फूड पर नज़र डाल लीजिए, जो हमने आपको बिकवाली की राय परसों दी थी, कल दी थी। जुबिलेंट फूड भी हमने बिकवाली की राय दी थी, और हाँ कल ही दी थी, और कल ही सारे टारगेट आए भी। 1530 रुपये तक के टारगेट थे, वो भी कल ही आ गए। आज भी आप देखिए 1480, 3% नीचे। कल जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जुबिलेंट फूड जो इसी तरह के जो बिजनेस में है, और जहाँ से आप देखते हैं कि नौकरी.com में जो जोमेटो है, जो डिलीवरी करने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है कि इनके बिजनेसेस पे बहुत दिक्कत है। ऑलरेडी ये 50% अपनी वर्कफोर्स कम करने की बात कर ही रहे हैं, वो एक दूसरी समस्या है। प्लस तीसरी समस्या है कि जो भी रेस्टोरेंट से जहाँ से ऑर्डर करके लोग मंगवा रहे हैं, वहाँ क्वालिटी इशू आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरह के वीडियोस वगैरह घूम रहे हैं। तो नौकरी.com सबसे बढ़िया बात है, अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा बिजनेस जो इनका है, जो इनका नाम है इन्फो एज या फिर नौकरी.com, नौकरियों का बायोडेटा तो बहुत आएंगे, लेकिन और लगेगा भी कि अचानक से एप्लीकेशंस बहुत आ रही हैं लॉकडाउन खुलने के बाद में, लेकिन नौकरियां है कहाँ, वो दूसरी बड़ी समस्या है। तो अगर नौकरियां नहीं हैं तो नौकरी.com भी कैसे पैसे बनाएगी। और तीसरी तो पॉइंट सिंपल है कि आपके लिए आगे दोनों ही बिजनेस, एक बिजनेस जो आपके नौकरी से रिलेटेड है, और दूसरा बिजनेस जो खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड जोमेटो का, दोनों में ही मुश्किल वाला मामला है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत बढ़िया शॉर्ट है, बढ़िया नहीं बहुत ही बढ़िया शॉर्ट है। मतलब परफेक्ट, जिसको कहते हैं कि एक बढ़िया फंडामेंटल प्लस आपको एक कंफर्ट देने वाला शॉर्ट है। हाँ, धीमे धीमे कभी कभार ऊपर नीचे आता है, आप इसमें व्यू क्लियर रखिए। ऊपर में आपको बेचना ही है, नीचे में 2380 पहला टारगेट होगा, 2350 दूसरा टारगेट होगा, और 2300 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर बेचिए आराम से। आप 2360-70 तक ऊपर, 2460-70 तक भी ऊपर आए, बिल्कुल डरिए मत। ऊपर जब आए आपको बेचना है 2480, और जिनको थोड़ा ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस लगाना हो वो 2510 का भी लगा सकते हैं, जो आज के हाई का है 2510। और बाद में जब अगर एक लेवल तक अच्छा गिर जाए, 2380 के आसपास आ जाए पहले टारगेट पे, फिर आप अपना कॉस्ट इसमें ट्रेल करते चलें। तो पहले रुके, और बाद में जब गिर जाए तो कॉस्ट पे या तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आए, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलें। तो बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल शॉर्ट। अब कहाँ 50-50, 60-70 के पी मल्टीपल वाले स्टॉक टिकेंगे अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी। देखिए, मार्केट इतने महंगे मल्टीपल इसलिए देता है कि ग्रोथ दिखती है। अगर ग्रोथ को लेकर ही चिंताएं हो तो कैसे कोई जुबिलेंट या कैसे कोई इन्फो एज या कैसे कोई और स्टॉक्स 50-60-70 के मल्टीपल पर ट्रेड करेंगे। अल्टीमेटली इनके पी मल्टीपल कम होंगे ही, आज नहीं तो कल होंगे। तो आपका फंडामेंटल व्यू वहाँ पर क्लियर होना चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय दीप। बिल्कुल, इन्फो एज इस पर बिकवाली करने की राय है। किसी भी लिहाज से देखें तो यहाँ पर परेशानी बढ़ रही है कंपनी के लिए, और लॉकडाउन की वजह से कोई भी मदद नहीं आ रही है। इन लेवल्स पर बेचें, इसके नीचे भी आने की तैयारी में है स्टॉक। चलिए अब सचिन जी के पास चलते हैं BTSTT कॉल के लिए। बताएं सचिन जी। यहाँ पर रेडार पे है मेरे HCL टेक्नोलॉजीज, एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहा है पूरी सीरीज में, 500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनता है स्टॉक में, और 545 के आसपास जैसे ही आ जाता है वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस या एग्जॉस्शन आ जाता है। तो जिस तरीके से कल आज के जो मूव नजर आ रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर और भी अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन बननी चाहिए। तो HCL टेक फ्यूचर्स खरीदारी करने की सलाह होगी। 520 के आसपास इसका फ्यूचर फिलहाल कोट कर रहा है। 515 का होगा स्टॉप लॉस। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है अराउंड 525 का लेवल दिखना चाहिए, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन होगी कि अराउंड 540 का जो एक मीडियम टर्म स्विंग है वो पर्टिकुलर लेवल वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। तो HCL टेक में खरीदारी करने की सलाह है 515 के स्टॉप लॉस के साथ।
525 फर्स्ट टारगेट और 540 सेकंड टारगेट। ओके, HCL टेक यहाँ पर खरीदारी करने की राय है सचिन जी की तरफ से, और यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। 520 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर तेजी करने की राय है सचिन जी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। अब आशु जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आशु जी से लेते हैं उनकी पसंद की STBT पिक्स। आशु सर, स्वागत है आपका, बताएं सर। अनिल जी, कुछ अपडेट देने हैं वो कॉल के बाद दूंगा, बट एक चीज अनिल जी आपकी माननी पड़ेगी। हाँ। आप पहले ही STBT बोल देते हो तो प्रेशर है बेचने का ही आ जाता है, तो अनिल जी तुरंत प्रभाव से बेचना है। अरे नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अनिल जी, LNT बेचना है। अनिल जी LNT में LNT, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेल, ये कई स्टॉक में परमानेंट उसमें आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है LNT के अंदर और LNT को बेचना चाहिए। और अनिल जी 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगता है, मुझे लगता है यहाँ से 50-60 रुपए निकल जाएंगे और 800 रुपए छूटते ही इसमें एक बड़ा फॉल आ जाएगा। तो अनिल जी LNT को बिल्कुल बेचना चाहिए। और वैसे भी अनिल जी लॉन्ग शॉर्ट में शॉर्ट वाले स्टॉक्स तो जरूर ढूंढ के रखने चाहिए। ये जो मार्केट है जिस तरह से चल रही है, मतलब आपको मैं रोज सुनता ही हूँ, यू आर इन ऑन एन एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। अनिल जी एक स्टेटमेंट आपको ध्यान होगी कि जब मैं आपको बोलता था कि अभी सब कुछ खराब है, लॉकडाउन चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ वो नहीं है, सब लोग फोन कर रहे हैं कि मार्केट क्यों बढ़ता जा रहा है। और यही लोग, एक सिचुएशन आएगी जब सब कुछ ठीक होता जाएगा, वैक्सीन की भी न्यूज आएगी, लॉकडाउन भी हटेगा, ये फोन करते रहेंगे कि मार्केट क्यों घट रहा है। तो अनिल जी यही जो मार्केट का जो ब्यूटी है या जो मार्केट की डायनेमिक्स हैं, इसी को हमारे को अहेड ऑफ द कर्व होके ट्रेड करना है। तो अभी जो है अनिल जी मार्केट डाउनसाइड की तरफ ही है और शॉर्ट स्टॉक जरूर रखने चाहिए। अनिल जी PSU बैंक में, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा आपका भाव ध्यान दिलाता रहता हूँ रोज, 36 रुपए आज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू लो 152, प्रॉक्सी प्ले, ये प्ले वो प्ले। बेल, अनिल जी बेल ये मेक इन इंडिया नहीं है, इतना ब्रेक इन इंडिया हुआ है इसकी वजह से, फेडरल कल कॉल दी थी। तो अनिल जी इन चीजों में वीक स्टॉक में नहीं रहना। और अनिल जी LNT की कॉल के लिए लिमिटेड इंटरवेंशन या फुल इंटरवेंशन कुणाल जी का। ओके, कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैं पूरी तरह से आशु जी के साथ हूँ। LNT मुझे बेहद कमजोर लग रहा है। इनफैक्ट हमारी चर्चा भी हुई थी LNT को लेकर के। LNT में अनिल जी देखिए एक बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार चल रहा था और ये स्टॉक जो है ये बड़ी मुश्किलों से 810 के लेवल को होल्ड कर रहा था। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि 810 रुपए के लेवल को बहुत क्लियरली डिसाइसिवली स्टॉक ने भंग किया है और अब अगला जो सपोर्ट है वो सीधा मुझे 700 के आसपास दिखाई देता है। तो यहाँ से कम 8 से 10% की गिरावट LNT में बिल्कुल मुमकिन है। तो मैं पूरी तरह आशु जी के साथ हूँ, बिल्कुल सेल करके चलना चाहिए। ओके, तो ये बहुत बढ़िया। LNT में यहाँ पर आपके साथ हैं बिल्कुल आशु जी। तो LNT में बिकवाली का डिसीजन आपका एकदम सही है। 830 का स्टॉप लॉस लगाए, 750 760 के टारगेट के लिए LNT में करनी है बिकवाली। 800 805 रुपए की रेंज में आराम से बेचे। और वैसे आपके बात करते करते 10 रुपए तो स्टॉक करेक्ट हो भी चुका है। अच्छा सर, और कोई अपडेट देना चाहते हैं आप? नहीं अनिल जी, जो वीक स्टॉक कल भी एक आइडेंटिफाई किया था एक्सिस बैंक, और वो अनिल जी वो स्टॉक सारे वही हैं। इनमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि धीरे 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 करके ये नीचे आते जाएंगे। आपको हमें दिखता रहेगा कि इससे नीचे क्या जाएगा, इससे नीचे क्या जाएगा, लेकिन किससे भी नीचे जाए या नहीं जाए, जो चीज नहीं लेनी है वो नहीं लेनी है। PSU बैंक तो अभी भी टॉप ऑफ द लिस्ट में है। इंडेक्स जब ऊपर जाएगा अनिल जी बेचना ही है। अभी कोई इसके अंदर मुझे कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा। एंड अगेन माई लेवल्स आर ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू यू कि 9050 से ऊपर बंद होगा तो मंदी काटूंगा और 9200 से ऊपर चलेगा तो जो आपका लेवल है परफेक्ट है तो तेजी करेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि 9050 से ऊपर बंद होगा तो मंदी काटेंगे और 9050 के ऊपर काटेंगे। हाँ परफेक्ट है। और 9200 एकदम सही, बिल्कुल क्या बात है, गजब विचार मिले आज। हाँ, बाकी तो खतरनाक विचार मिल गया। अच्छा ऐसे कुछ विचार बैंक निफ्टी पे भी बताओ सर, अगर उस पे भी मिल जाए तो मजा आ जाए। अनिल जी बैंक निफ्टी तो मेरी हिम्मत और हैसियत के बाहर है, वो तो आपका स्टॉक है, उसमें कभी कभी पंगा लेता हूँ। ले पता नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आता है बैंक निफ्टी में, दोनों तरफ तेजी मंदी दोनों है। बहुत समझदार बच्चा है, नटखट शरारती चंचल है, उछल कूद बहुत करता है, भागता दौड़ता भी बहुत है, लेकिन कहना मानता है एक्चुअली।
कभी एक सही आध बात बार है। ठीक है, बच्चे तो एक आध बार ना माने वो अलग बात है, लेकिन 10 में से 8 बार तो बैंक निफ्टी कहना मानता है, सुनता है। तो चलिए एनीवे, लेकिन आप तो स्टॉक्स के बादशाह, ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढ के लाते हैं आशु जी, जिसे कोई बेचने की हिम्मत नहीं करता, उन्हें आप बेच डालते हैं। मुझे अभी भी इसमें याद आता है वो HDFC बैंक, गजब आपकी हिम्मत है सर। HDFC और बजाज कोई बेचने की हिम्मत नहीं करता है, आशीष जी आकर बेच जाते हैं। अब तो खैर हम मानते भी हैं, आप कुछ भी बेच सकते हो और आप जो बेचो वो इमीडिएटली आता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, थैंक यू सर, बेहतरीन पिक्स देने जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अविनाश जी भी है। अविनाश जी, एक जरा इस पर राय दीजिए, क्या भारतीय एयरटेल इतनी मजबूती के बाद अभी भी खरीदना चाहिए या करेक्शन का इंतजार करें? इनफैक्ट अनिल जी, मैनेजमेंट अभी कॉन कॉल में इन्होंने दो बातें काफी इंपॉर्टेंट कही है। इन्होंने कहा है कि इन द नियर टर्म और एक टैरिफ हाइक आने की उम्मीद है। दूसरा, ये जो आरपू है ये नियर टर्म में 200 रुपए तक होने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी री रेटिंग पॉसिबल है। हालांकि स्टॉक काफी जोर से बढ़ा है, तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से सेलिंग जरूर आएगी और इस डाउन साइड में इन्वेस्टर्स को जरूर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है आने वाले 12 महीने में जिस प्रकार का डेटा कंजम्पशन हो रहा है लॉकडाउन में, और प्लस जिस प्रकार का डेट इन्होंने अभी इस क्वार्टर के बाद कम किया है, डेफिनेटली भारतीय में और भी अपसाइड के लिए जगह है। हालांकि अभी काफी जल्दी भागा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। ओके, चलिए ये आपके लिए रहा है। बजाज ऑटो नतीजे देने वाला है, कैसे आएंगे नतीजे बता रहे हैं कुशल। कुशल बताइए। अनिल जी, नंबर्स जो है तमाम ऑटो कंपनियों के जो है अब तक हमको वीकर साइड पे देखने को मिले हैं, और पर्टिकुलरली अगर आप बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पर इनका मुनाफा जो है करीब 25% तक लुढ़क सकता है। इनफैक्ट अन्य आय जो है वो कंपनी की कम होती हुई नजर आएगी, जिस वजह से इनका मुनाफा जो है उस पर इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा अगर आप इनकी आय देखें तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है टू व्हीलर स्पेस में लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट होती हुई नजर आ रही है, और 17% की वॉल्यूम जो है वो गिरी है पिछली तिमाही में। तो जाहिर सी बात है कि इनकी आय पर जो इम्पैक्ट है वो करीब 13% का आएगा, और 6,450 करोड़ की आय कंपनी पोस्ट कर सकती है। हालांकि अगर आप मार्जिन देखें तो वहां पर 15.7% से बढ़कर 16%, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर या हल्की सी बढ़त हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं जो ये लोग यूज करते हैं अपने जो व्हीकल्स बनाने में, वहां पर कीमतें कम हुई है, जिस वजह से इनको थोड़ा सा मार्जिन में वो सपोर्ट मिलेगा। अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि कंपनी के लिहाज से आगे जो भी डीलरशिप्स और सप्लाई चेन पर उनकी क्या अपडेट है, क्या वहां पर इश्यूज कम हुए हैं, तो वो चीज देखनी काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो भी कच्चे तेल में गिरावट आई है उसका सीधा इम्प्लीकेशन जो है इनकी डिमांड पर कितना रहता है, वो भी देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोलती है उस पर। ओके, बजाज ऑटो यहाँ पर नजर रखिए किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। अविनाश जी, बजाज ऑटो पर कोई राय, किस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री का आपको इंतजार रहेगा? मुझे लग रहा है कि दीपांशु कुशल ने सही कहा है, बट आई थिंक मैं एक्सपोर्ट का नंबर भी देखना चाहूंगा, क्योंकि इनके लिए एक्सपोर्ट्स काफी बड़ा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है। इंडोनेशिया में इनके सारे काफी बड़े एक्सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे अगर डेफिनेटली थोड़ी सी वीक कमेंट्री मैनेजमेंट से आती है, और ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम ग्रोथ का आउटलुक अगर थोड़ा सा नेगेटिव आता है तो थोड़ा सा चिंता की बात रहेगी। बट ओवरऑल टू व्हीलर स्पेस में हमको लग रहा है कि ये सबसे वेल पोजिशनड है, और सबसे कम नुकसान शायद बजाज ऑटो को होगा अगर हम दोनों बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखें। तो ये डेफिनेटली कमेंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी तो वॉच करेंगे, लेकिन डेफिनेटली नंबर्स आने के बाद जो कमेंट्री आएगी वो स्टॉक को आगे डायरेक्शन देगा। बिल्कुल, तो वॉच करते हैं और कमेंट्री पर नजर रखें। पर बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है। लगभग सभी ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी आई थी, पर अब देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट और यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। जहाँ तक इक्विटास का सवाल है, HDFC पहले HDFC और HDFC बैंक देखिए, वहाँ पर एक बड़ा ब्रेकडाउन आया और वहाँ से बाजार में थोड़ा प्रेशर आया। अब निफ्टी देखिए 8,875 पर आ गया। बैंक निफ्टी भी जो एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा था वो फेल होती हुई दिख रही है। और फिर दूसरी बड़ी बात, इक्विटास पर एक ब्रेकडाउन आया है। सुमित जी, जरा इक्विटास पर नेक्स्ट लेवल बताइए जो ध्यान रखना चाहिए। आप कोई ट्रेड लेंगे इस समय? सेल साइड का व्यू लेके चलना सही रहेगा। इक्विटास में जो कल का लो लगा था वो करीब 43 रुपए 35 पैसे के आसपास था, और आज का लो है 43 रुपए 5 पैसे, यानी कल का लो ब्रेक हुआ है। मार्केट्स ने आज स्ट्रेंथ भी दिखाई तो भी ये सस्टेन नहीं किया, और अभी डेज लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। जैसे ही बैंक निफ्टी में यहाँ से और गिरावट आएगी
तो यहाँ से इक्विटास के अंदर हमको और गिरावट देखने को मिलेगी और 43 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो फिर 40 रुपए से लेके 38 रुपए तक के लेवल इक्विटास में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जब तक स्टॉक के अंदर कन्विंसिंग ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं आता है तब तक बाइंग अवॉइड करनी है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि एक काफ़ी प्रेशर बनता जा रहा है इक्विटास में रेगुलरली। हैवेल्स और वोल्टास दोनों में ही ब्रेकडाउन आया और दोनों ही डेज लो पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि गिरावट उतनी सिवियर नहीं है, पर सचित जी इन लेवल से क्या करना चाहेंगे? हैवेल्स को शॉर्ट किया जा सकता है इस लेवल पर? देखिए, दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है एंड पिछले 4 दिनों से दोनों स्टॉक्स उसी इंटेंसिटी से स्लाइड हो रहे हैं। बट अगर हम इमीडिएट ट्रेड वोल्टास में कहीं जाकर एक ट्रेड बन सकता है। अराउंड 455 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है एंड नीचे मुझे लग रहा है कि अगर ये जो स्विंग रिसेंटली बना था अराउंड 429 के आसपास, वो पर्टिकुलर लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो 400 के लेवल तक की गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकती है। तो दोनों में से मुझे लग रहा है यहाँ पर वोल्टास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी रखनी चाहिए। इंटेंशन यही होगा कि अराउंड 405-400 के आसपास एक स्विंग बनना चाहिए, तो उसी ऑब्जेक्टिव से यहाँ पर ट्रेड लेना चाहूंगा। इनफैक्ट यहाँ पर ऊपर के लेवल्स अराउंड 455 के हैं, जिसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड हो जाता है तो यहाँ से जो बेरिश आउटलुक है वो पर्टिकुलर आउटलुक चेंज होने की संभावना है। बट मुझे लग रहा है स्ट्रक्चरली दोनों काफी वीक है, बट ट्रेडेबल मुझे वोल्टास लग रहा है जिस तरीके से अभी फिलहाल पेश है। और इस बीच एक स्टॉक है जिस पर मैं अपडेट देना चाहता हूं और वो है दीप आइडिया का। वसीम साहब अभी थोड़ी देर पहले आइडिया 5 रुपये 5 पैसे 10 रुपये से के आसपास था, तब उन्होंने खरीदारी की राय दी थी इंट्राडे में। उसके बाद 5 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया है। वसीम साहब ने मैसेज ये किया कि जो लोग डे ट्रेडर हैं वो इस तरह की उछाल है 50 पैसे, यानी कि आइडिया में 10% होता है। रिकमेंड करने के 10 मिनट के अंदर अगर 10% का उछाल आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो रख सकते हैं चाहे तो, बट अदरवाइज जो 5.5% का हाई बनाया है तो उछाल में आप प्रॉफिट बुक करते चले। तो अभी जो वसीम साहब जो समझा रहे थे, जो मैं कह रहा था, उसका मतलब यही है। अब आप ये सोचिए कि 5.65 हुआ तो उस वक्त भी वसीम साहब आपको बता दें, हर वक्त बताना मुश्किल होता है, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए जब भी इस तरह की बड़ी उछाल आती है, आप देखिए ना, अगर 15-20 मिनट में आपको 10% स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है जिस भाव से रिकमेंड किया हो 8-10%, तो थोड़ा सा अपना समझ लगाकर यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें, ये ज़्यादा बढ़िया। तो जो डे ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो रखें। ये वसीम साहब की तरफ से आइडिया के लिए अपडेट है, तो ये अपडेट एक बार नोट कर लें जी। बिल्कुल, अपडेट नोट कर लें। एक शानदार तेजी आपने आज सुबह भारतीय एयरटेल में देखी और उसके बाद अब वोडाफोन आइडिया पर भी उसका इफेक्ट आते हुए दिख रहा है। तो ज़बरदस्त मूवमेंट आ रहा है इस समय टेलीकॉम स्टॉक्स पर। वोडाफोन और भारतीय एयरटेल दोनों पर ही आप नज़र रखिए इस समय। सचित जी, भारतीय इंफ्राटेल आप क्लोजली ट्रैक करते हैं, आपको पहले भी इस पर ट्रेड कोई पसंद आया है? जिस तरह की अब मूवमेंट आ रही है टेलीकॉम स्पेस में, भारतीय इंफ्राटेल पर कुछ करना चाहेंगे? डीप इनफैक्ट कुछ दिनों पहले की भी बात है, हमने एक 220 का जो इसका लेवल है वो हाईलाइट किया था। तो आई थिंक यहाँ पर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नजदीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए जिस तरीके से अभी तक स्टॉक में रिकवरी हुई है। एंड टेक्निकली मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर इंटेंसिटी बढ़नी है तो मुझे लग रहा है अराउंड 230 के ऊपर जब स्टॉक ट्रेड करना चालू करेगा उसके बाद ही एक फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर मुनाफा बांध देना चाहिए। एंड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा अराउंड 208 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, ये मेंटेन करना चाहिए अपने बैलेंस पोजीशन के लिए। बट डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आ रहा है तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह होगी भारतीय इंफ्राटेल में। ओके, तो ये तो है भारतीय इंफ्राटेल जिसको सचिन जी क्लोजली ट्रैक करते हैं। एक और स्टॉक जिसके बारे में पहले उनसे बात करी है, डॉक्टर रेड्डीज। इसके भी नतीजे कल आने वाले हैं। फार्मा स्टॉक्स में एक्शन देखा है, हालांकि डॉक्टर रेड्डीज एक रेंज में थोड़ी देर से अटका हुआ है, पर कैसे रहेंगे या नतीजे, क्या अनुमान लगा रहा है बाजार, जान लेते हैं। देवांशी इसके लिए तैयार हैं, बताइए देवांशी। अब देखिए, डॉक्टर रेड्डीज से इस तिमाही में थोड़े से बेहतर नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, क्योंकि जो यूएस सेल्स है इसमें करीब 15 से 17% तक की बढ़त देखने मिल सकती है। जो सुबेक्सॉन है और अन्य जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए थे उससे सारा मिलता हुआ दिखेगा। रुपए में कमजोरी है, इसके चलते भी अब देखिए तो ओवरऑल करेंसी मार्केट में थोड़ा सा एक बढ़त देखने मिल सकती है। तो कुल मिला के यूएस कारोबार में थोड़ी सी बढ़त का अनुमान है। साथ ही अगर भारतीय सेगमेंट की बात करें तो इस ज्योग्राफी में करीब 12 से 15% तक की बढ़त देखने मिल सकती है। अन्य ज्योग्राफी
रुपीज से भी डबल डिजिट ग्रोथ का ही अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए जो आय है करीब 7 से 10% तक बढ़ती हुई दिख सकती है। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो इस बार ज्यादा बढ़ेगा। कंपनी लगातार अपने जो खर्च है वो कम करने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते करीब 16% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन इस बार 20% से बढ़कर करीब 22 से 23% होने की उम्मीद लगाई जा रही है और मुनाफा 17% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है इस बार। अब देखिए जो टैक्स खर्च है वो थोड़ा सा कम हो सकता है इस तिमाही में और इसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री में कोरोना वायरस के चलते अब क्या एक्शन होगा, जो क्लास सूट जो उन्होंने यहाँ पे किया था, जो पेमेंट किया है ये सेटल करने के लिए, आगे क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी की, कोविड-19 के बाद कौन सी नई दवा है जिस पर कंपनी फोकस कर रही है, और साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री वोफा की कारोबार के अधिग्रहण पर भी इस पर भी फोकस रहेगा। तो कुल मिलाकर कमेंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और साथ ही जो खर्च है वो कितना कम हुआ है इस पर भी नजर आएगी। अच्छे नतीजों की उम्मीद इस बार डॉक्टर रेड्डीज से। अच्छे नतीजों की उम्मीद है इस बार डॉक्टर रेड्डी से। देखते हैं कि बाजार कैसा रिएक्शन देता है इस स्टॉक को। पर बंसल जी, एक रेंज में है डॉक्टर रेड्डीज, 4000 पहुंचने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। इस समय स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? कंसोलिडेशन के बाद एक बार और अपमूव आ सकती है डॉक्टर रेड्डीज में? देखिए बिल्कुल दीपांशु, डॉक्टर रेड्डी ने एक बड़ा अच्छा अपमूव दिया था और उसके बाद से स्टॉक एक करेक्टिव जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और आज के इस वोलेटाइल माहौल के अंदर स्टॉक एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। ना कल के लोस को क्रैक करा है, ना कल के हाइस को क्रैक करा है, एक छोटी सी रेंज में है। तो एक बार 3750 3750 के ऊपर निकलेगा तब इसको देखना चाहिए। तब तक जब तक 3750 के नीचे है तब तक इसको ट्रेडिंग के नजरिए से, खरीदारी के नजरिए से अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज की राय। देखते हैं कैसे नतीजे आते हैं और फिर कैसा मूवमेंट आता है। पर एक और कॉल आपके लिए तैयार है और कुछ ही देर में एक और सुपरहिट कॉल लेकर तैयार होंगे भसीन साहब। वोडाफोन का तो एकदम इमीडिएटली 15 मिनट में टारगेट आ गया। देखेंगे भसीन साहब बीटीएसटी के लिए कौन सा स्टॉक रेकमेंड करते हैं। पर इस समय सुमित जी के पास बीटीएसटी कॉल है, उनके पास चलते हैं। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कल हमने क्लोजिंग सेशन में हेवेल्स दिया था। हेवेल्स के अंदर हमने सेल का व्यू दिया था और अभी ये डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। जिन्होंने शॉर्ट का व्यू लेके काम किया है वो लोग हेवेल्स में या तो कॉस्ट का स्टॉप लॉस ले लें या फिर प्रॉफिट बुक कर ले। कल 480-81 के आसपास सेल दिया था, अभी 66 के आसपास का लो पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले या प्रॉफिट बुक कर ले। और अब मैं जो दूसरा बीटीएसटी सेल साइड का स्टॉक दे रहा हूँ उसमें ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले आप डिस्कस कर रहे थे वोल्टास का। वोल्टास का स्ट्रक्चर वीक है। जिस तरह से हेवेल्स में गिरावट आई है उसी तरह से वोल्टास में भी गिरावट आएगी। वोल्टास में जो रिसेंट के लोज लगे थे वो 428-30 के आसपास है। जैसे ये लो ब्रेक होते हैं तो वोल्टास एक अच्छी खासी गिरावट दिखाएगा। और जिस तरह का वोल्टास में स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेरे को लग रहा है कि वोल्टास आने वाले दिनों में 415 से लेकर 400 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है। सीएमपी पे सेल करे, कोई भी बाउंस बैक पुल बैक आता है तो इसमें सेल साइड का व्यू लेके काम करे। ऊपर में 448-450 का रेजिस्टेंस है तो वो स्टॉप लॉस होगा। नीचे में 415 से लेकर 400 रुपए तक के टारगेट होंगे। हो सकता है 2-3 दिन में हमको ये देखने को मिले। सेल साइड का व्यू लेके इसके अंदर काम करें। बिल्कुल, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे सुमित जी वोल्टास के? 448-450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। सीएमपी पे सेल करें और नीचे में 415 से लेकर 400 रुपए तक के टारगेट जल्दी ही वोल्टास में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो हैवेल्स वोल्टास दोनों में ही आप प्रेशर बनता हुआ देख रहे हैं। हालांकि हैवेल्स की कॉल पर आप सुमित जी कह रहे हैं मुनाफा ले लें और एक फ्रेश शॉट आप इनिशिएट कर सकते हैं। जहां तक वोल्टास का सवाल है तो ये है आपके लिए राय इस समय। बाजार में इस समय आप देख रहे हैं कि जब भी रिकवरी की कोशिश करते हैं बाजार पर प्रेशर आ जाता है। बैंक निफ्टी अभी भी 100 अंक नीचे है और 8,900 और 17,500 दोनों ये लेवल डिफिकल्ट हैं बाजार को कॉन्कर करने के लिए। लगातार एफआईज की तरफ से भी बिकवाली का प्रेशर आ रहा है और इस महीने जैसा कि अनिल जी ने स्टार्ट में कहा था सेल इन में गो अवे, लगता है एफआईज एकदम वैसी ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। कैसे रहे एफआईज के आंकड़े, किस तरह का प्रेशर आ रहा है इस महीने में, क्या ट्रेंड बन रहा है, ये पूरी रिसर्च तैयार है संदीप ग्रोवर के पास। बताए संदीप, क्या ट्रेंड निकल रहा है इस समय?
देखिए दीपांशु, अगर आप ओवरऑल इस पूरे साल का ट्रेंड देखें, अभी तक जो 4 महीने बीते हैं, हर महीने में एफआईएस की ओर से सेलिंग देखने को मिली है और बीते 5 दिन में भी आप देखिए एफआईएस की ओर से कैश मार्केट में लगातार बिकवाली देखने को मिली। करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली उन्होंने कैश सेगमेंट में करी है। और यही नहीं, वायदा बाजार में भी आप देखिए उनकी ओर से सेल के जो नेट आंकड़े वो आते हुए दिखे हैं। करीब 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली आप देखिए वायदा बाजार में भी देखने को मिल रही है। कैश सेगमेंट में आप देखें 13 मई के आंकड़े छोड़ दीजिए, औसतन आप देखिए करीब 2,000 से लेकर 2,500 करोड़ रुपए के बीच में कैश सेगमेंट में उनकी ओर से बिकवाली होती हुई दिख रही है। और जहां तक वायदा बाजार की बात है, यहां पे भी आप देखिए 600 करोड़ या उसके ऊपर के नंबर्स हैं और मैक्सिमम 2,000 करोड़ तक की जो बिकवाली है वो भी वायदा बाजार में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो एक तो ये कारण है जिस वजह से आप देखिए बाजार पर भरोसा कोई ना कहीं कम होता हुआ दिखा है। दूसरी बात आप देखिए जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी ओर से देखिए जीडीपी को लेकर, भारत की जो ग्रोथ के अनुमान है उसको लेकर डाउनग्रेड्स आते हुए दिखे हैं। पहली बात आप गोल्डमैन सैक्स देखिए, FY21 में पहले वो कह रहे थे कि -0.4% की ग्रोथ आएगी, अब वो कह रहे हैं कि -5% यानी कि 5% कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी FY21 में जहाँ तक जीडीपी ग्रोथ की बात है। और नमूरा ने भी यही कहा है कि बावजूद इसके कि स्टिमुलस पैकेज आया है -5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट जून तिमाही के लिए गोल्डमैन सैक्स का एक बहुत ही चौंकाने वाला अनुमान आया। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 45% यानी कि -45% की जो ग्रोथ है वो शायद हो सकता है कि जून तिमाही के लिए आती हुई दिखे। और शायद भारत अपने अब तक के सबसे बुरा जो रिसेशनरी फेस है उससे गुजर रहा है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स ने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है। तो ब्रोकर्स का, रेटिंग एजेंसीज का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा है। ये इसलिए भी है कि आप देखिए दीप, जो कोरोना वायरस के मामले हैं भारत में भी 1 लाख के पार पहुंच गए। 11वां ऐसा देश बन गया भारत जहां पे आप देखिए 1 लाख के पार आंकड़े जाते हुए दिखे हैं। और 4 दिन से आप देखिए लगातार करीब औसतन 4,500 नए मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत में आते हुए दिखे हैं। और अगर आप दुनिया में औसत नए मामलों की सूची में देखें तो भारत आपको चौथे स्थान पे नजर आएगा, जो लगातार नए केसेस हर दिन आते हुए दिख रहे हैं। हमने एक रिसर्च ये भी करी दीप की 1 लाख जो केसेस हुए हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके 1 लाख केसेस हुए हैं। 11 ऐसी कंट्रीज हैं, भारत 11वें स्थान पे है। और उसके बाद जब 1 लाख आंकड़े हो जाते हैं, मामले आ जाते हैं, उसके बाद किस तरह से तेजी से ग्रो करते हैं। अमेरिका में आप देखिए 1 लाख से 2 लाख होने में केवल 5 दिन का समय लगा था, जबकि पहले 1 लाख होने में 68 दिन का समय लगा था। इसी तरह से रूस में 10 दिन, स्पेन में 19 दिन और ब्राज़ील में 11 दिन, यूके में 21 दिन और इटली में 29 दिन के आसपास का समय लगा था। हमें 1 लाख तक आने में अगर आप देखें तो 110 दिन के आसपास का समय लगा है। लेकिन फ्रांस, जर्मनी जैसे, टर्की जैसे देश, आप ईरान जैसे देश देखिए जहां 2 लाख के आंकड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन आप देखिए उसके बाद जो ग्रोथ आ रही है, 40-40 हज़ार मामले आप देखिए 18 या 20 दिन में ही और ऐड होते हुए दिखते हैं। इनफैक्ट ईरान में 20,000 नए मामले 13 दिन में आते हुए दिखे थे। तो जैसे ये नंबर मनोवैज्ञानिक पार होता है 1 लाख का, उसके बाद जो तेज़ी से केसेस बढ़ने का मामला है वो कहीं ना कहीं हर कंट्री में हमने देखा है। तो इसका भी एक डर है जो कि कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर अभी भी हावी है, जिस वजह से आप देखिए हर हाई लेवल्स पे आप देखिए मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो ये पूरा जो कोरोना का ट्रेंड है अभी भी काबू में लाने के लिए थोड़ा और समय लग सकता है। और जिस तरह संदीप बता रहे हैं 1 लाख के ऊपर जब जाता है वहां से परेशानी आ सकती है। तो ये तो रही एनालिसिस पर। अनिल जी, भसीन साहब भी जुड़ने वाले हैं सुपरहिट कॉल्स के लिए इस समय। सर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में आ चुके हैं और बिगुल बजाते हैं वसीम साहब के लिए और लेते हैं उनसे उनकी BTST पिक्स। बताएं सर, कौन सा स्टॉक है, बाय सेल क्या देना चाहते हैं सर? नहीं, आज के लिए BTST बाय है सर। एक तो आपको अपडेट कर दिया था, जी बताएं सर। बहुत बढ़िया चला, 5 वाला 5.65 हो गया। यस, बिल्कुल कर दिया। ट्रेडर जो है उसने आज बुक करना है, आज के आज ही। तो आपने देखा अनिल जी, दोनों तरफ के सौदे दे रहे हैं और होपफुली लोग बाग उसमें समझ भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं। तो आप कहें तो मैं आप कल के लिए सौदा दूं सर? बिल्कुल, प्लीज 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 बताएं सर। हाँ तो सर, पावर के शेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस भाव पे मैं टाटा पावर पे बाइंग दूंगा। 32 रुपए का भाव है, 31 रुपए 55 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें 33.25 से 33.5, 33.25 से 33.5 का टारगेट आपको मिल जाना चाहिए ऑन टाटा पावर। ओके, लेकिन टाटा पावर के आज रिजल्ट आने वाले हैं सर, रिजल्ट के पहले खरीदारी करनी है? हाँ सर, आज रख लीजिए आप, इसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपने अडानी पावर में देखा है, पावर इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस एंड दिस इज ग्रॉसली अंडर वैल्यूड, सो आई थिंक यू कैन गेट अ गुड स्पेस। यू कैन कीप जो आप कहते हैं ना, यू कैन राइट द 3500 कॉल ओवर देयर, सेल दैट इफ यू वांट टू हेज योरसेल्फ। परफेक्ट,
तो डेफिनेटली 32 रुपये 50 पैसे के आसपास है टाटा पावर। 31 रुपये 55 पैसे, 1 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 33.25 33.50 के टारगेट के लिए आपको टाटा पावर में करनी है खरीदारी, लेकिन ये याद रहे रिजल्ट्स हैं वो ध्यान में ज़रूर रखना है। और कोई स्टॉक है सर? जी थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच बसिन साहब की तरफ से। टाटा पावर में आपके लिए BTST कॉल्स, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आने वाली है खरीदारी। आज रिजल्ट है तो रिजल्ट को देखते हुए ध्यान में रखिएगा, ये है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग। सचिन जी तैयार हैं इस वक्त हमारे साथ BTST कॉल्स के लिए? सचिन जी के लिए बिगुल। बताएं सचिन जी। अनिल जी, एक फाइनल कॉल है। मैकडॉवेल्स मुझे काफी स्ट्रांग ही लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले 4 दिनों का यहाँ पर रुझान रहा है, लगातार 540 535 के आसपास इसने एक अच्छा सपोर्ट दिलाया है एंड देखा गया है। जिस तरीके से फिलहाल इसके प्लेसमेंट से इंट्राडे चार्ट पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था, उसके टारगेट मुझे लग रहा है कई ज्यादा पेंडिंग है, जो लगभग अराउंड 580 के आसपास के है। तो यहाँ पर लॉन्ग करने की ही सलाह है मैकडॉवेल्स पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 544 का, सॉरी 544 का, एंड टारगेट होगा अराउंड 580 का। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर खरीदारी की राय आ रही है इस समय, और पिछले 2-3 दिनों से पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। 550 के आसपास हवर कर रहा है, पर यहां से ऊपर जाने की तैयारी में आपको दिख सकता है जहां तक यूनाइटेड स्पिरिट्स का सवाल है। 3:20 हो गए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए। बिगुल बजा के जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है आज के ट्रेड के लिए। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा बदलाव नहीं है सर, बिल्कुल। डाउ फ्यूचर्स आप देखें तो वही 40-50 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है इस समय। यूरोप के बाजार हल्की सी रिकवरी आई थी, वापस दबाव आ गया तो आधे से 1%, बल्कि आधा % ही आप कह सकते हैं यूरोप के बाजार नीचे हैं इस समय। बिल्कुल कोई कंफर्ट तो है नहीं दीप। मुझे लगता है कि अगर आप परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे लॉन्ग और शॉर्ट में से कौन सा पोजीशन ओवरनाइट रखना रिस्की है, तो 60-70% रिस्क लॉन्ग पोजीशन रखने में है, 30-40% रिस्क शॉर्ट पोजीशन रखने में। तो शॉर्ट रखने में रिस्क कम है, लॉन्ग रखने में रिस्क ज़्यादा है। डाउ फ्यूचर्स भी नीचे, और संभावना इस बात की बनती भी है कि देखिए 900 पॉइंट बढ़ने के बाद अगर डाउ 100, 150, 200 पॉइंट घट जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरी ये कि मॉडर्ना के वो ड्रग की ट्रायल का क्लैरिफिकेशन कंपनी ने भी दिया कि उन्होंने 45 नहीं खाली 8 लोगों पर ही किया था। एक और संदीप मुझे आज शो के पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि जिस कंपनी ने ये दवा बनाई उनको पैसे की भी बहुत ज़रूरत है और वो उनके CEO लगातार शेयर बेच रहे हैं। मैंने कहा रहने दीजिए, लिंक मत कीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि जो दवा बना रहे हैं हम उस पर भी लिंक करें। तो कुल मिलाकर पॉइंट सिंपल ये है कि जो कुछ दवा के नाम पर अति उत्साह में अमेरिकी बाजार बढ़े, हो सकता है ब्रेक लग जाए और हो सकता है सेकंड डे कंटिन्यू भी करें, लेकिन फिलहाल जो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा आपको पोजीशन हल्की रखना चाहिए। 8,800 के नीचे बंद होते हुए दिखता तब तो बहुत कॉन्फिडेंटली और शॉर्ट के मौके बनते हैं। 9,000-9,050 के ऊपर बनता तो हम न्यूट्रल हो जाते। 8,900 बीचों बीच में बंद हो रहा है, तो मेरा ये समझना है कि अगर करना ही है कोई ट्रेड तो पहली चीज़ ये क्लियर कट है कि आपको पुट के जरिए करना चाहिए और आप पुट लेकर जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मेरा ये समझना है कि तेज़ी की पोजीशन अगर आपके प्राइस के आसपास है, आज सुबह अगर आपने ख़रीदा है कुछ और डिसिप्लिन के तौर पर, और जहाँ अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर हल्के रहेंगे तो बेहतर है। तो पॉइंट सिंपल है, डेटा यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ ये भी है कि अगर डाउ 900 पॉइंट बढ़ता है फिर भी हमारा बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद होता है 50 पॉइंट नीचे, फिर भी निफ्टी मुश्किल से 65 अंक बढ़ पाता है। आपके पैकेज आता है इतना बड़ा और उसके बावजूद मुश्किल से बैंक निफ्टी 8,400 के ऊपर 9,400 के ऊपर बंद नहीं हो पाता। तो अच्छी खबर पे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये भी उतना ही बड़ा फैक्ट है जितना बड़ा फैक्ट ये कि अप्रैल के महीने में हर खराब खबर पर को बाजार नज़रअंदाज करके बढ़ रहा था और अच्छी तेज़ी दिखा रहा था। हम कहते भी थे कि बाजार ने मन बना रखा है कि हम बुरी खबर पर भी बढ़ेंगे और बुरी खबर को भूल जाएंगे और अच्छी खबर आ गई तो ज़्यादा बढ़ेंगे। सिमिलर सिचुएशन अभी है मई के महीने में। अच्छी खबर बाजार नज़रअंदाज कर रहा है, अगर अच्छी माने आप उसे, तो अगर अच्छी ना माने फिर तो बात ही अलग है, फिर तो बढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप माने कि राहत पैकेज अच्छा है, अगर आप माने कि अमेरिका में दवा बनने की तैयारी है वो अच्छा है, अगर आप माने कि 900 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बाजार बढ़ नहीं पा रहे तो हमारे बाजार साफ साफ ये कह रहे हैं कि देखिए हमें अच्छी खबर पर भी नहीं बढ़ना है। तो अच्छी खबर पर नहीं बढ़ना और ख़राब खबर आ गई तो फिर तो घटना ही है, तो हम अंडर परफॉर्म करेंगे। मैं लगातार आपको ये बात कर रहा हूँ और उस लिहाज से आप हल्के होकर जाए, ज़्यादा बढ़िया है। सिंपल।
बिल्कुल अनिल जी, एक बार आप कहें तो व्यूअर्स को याद भी दिला दें सर, सेल इन मे एंड गो अवे। वो रहने दें, मेरे ख्याल से लोग अच्छे से याद कर चुके हैं और काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं कि भाई आपने अब पॉइंट यही है ना कि देखिए होता क्या है, व्यू बदलना इतना आसान नहीं है ना कि आप मार्च में पूरी मंदी देख के अप्रैल में व्यू बदल दे तेजी का, अप्रैल में पूरी तेजी देख के मई में व्यू बदल दे मंदी का, और फिर जब हम ये बताएंगे देखिए हमने कहा था, तो कई लोग एक तो व्यू बदल नहीं पाए उस वजह से दुखी है, फिर उन्हें लगता है कि हमारे जले पे नमक छिड़क रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई, हमारी हार्दिक सहानुभूति सबके साथ है जो लोग व्यू नहीं बदल पाए, कोई बात नहीं, ठीक है। सबको पता है मेरा व्यू पहले दिन से क्या है इस सीरीज़ का, सबको मालूम है, अभी भी वही है, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। बाजार में मौके बनेंगे खरीदारी करने के, हम पक्का बताएंगे, जैसा आपको 7,500 पर भी बताया था, 8,000 पर भी बताया था, 8,500 पर भी बताया था, इनफैक्ट 9,000 पर भी हमने 9,000 से ही हमने खरीदारी करने की राय दी थी, और वो सारे आपको पोजीशन एग्जिट करने के लिए भी बोला था। 9,000 से 9,800 900 के बीच में वापस मौके बनेंगे, वापस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जाने वाला है मार्केट, यहीं का यहीं है, सब कुछ यहीं का यहीं है। इस बीच निफ्टी पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं सचिन जी, तो मैं सचिन जी के पास जाता हूँ। सचिन जी बताइए। और चलिए, सचिन जी से संपर्क नहीं हो पाया तो हम सचिन जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिर उनके पास जाएंगे वहाँ पर और उनसे पूछेंगे भी कि क्या करना चाहिए। ओके, ये है इस वक्त का आपके लिए रुझान। आइए, एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूती के साथ ऊपर आया वो है PVR, 8% मजबूत है। PVR में अगर किसी ने तेज़ी की पोजीशन बनाई है तो क्या वागले साहब प्रॉफिट बुक करके जाएं या ओवरनाइट रखना चाहिए? अनिल जी, ओवरनाइट तो नहीं रखना चाहिए, मेरे हिसाब से ये बाउंस बैक है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में जो 3 दिनों की गिरावट हुई 900 से 750 720 तक, वहां से ये बाउंस बैक है जो 800 810 तक एक्सटेंड कर सकता है। किसी ने आज लिया है तो मेरे हिसाब से कैरी नहीं करना चाहिए। ओके, सचिन जी, आप कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मुझे बताने वाले थे निफ्टी और डाउ पर, जी बताएं सर। सचिन जी। अनिल जी, अगर हम ओवरऑल इन दोनों स्टॉक्स को देखें तो जिस वजह से यहाँ पर डिक्लाइंस हुए थे, अगर हम डाउ जोन्स फ्यूचर्स का ही डेटा देखें तो 29,500 से जो लगातार एक मंदी हुई थी, इन दोनों स्टॉक्स को देखें तो जिस वजह से यहाँ फ्यूचर्स का ही डेटा देखें तो 29, तो ये जो रिट्रेसमेंट हुए हैं, जो पुलबैक्स हुए हैं अब तक, डाउ जोन्स आई थिंक 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास आ चुका है, तो लगभग काफी बड़ी यहाँ पर रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है डाउ में। बट निफ्टी उस टाइम पे, उसी टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अब तक 50% भी रिट्रेस नहीं हुए, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़ा सा दबाव जरूर है। एंड एक पिछले 4 दिनों से अगर हम डेटा देखें तो काफी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट हम काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये जो लेवल है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे आपने विश्लेषण किया है, अगर यहाँ से मार्केट अगर रिकवर होता है और एक अच्छी क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी में अराउंड 8950 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है वहां से फिर ये इक्वेशन शिफ्ट हो सकता है। बट अगर ये नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है अगर डाउ में थोड़ी सी भी हलचल होती है या गिरावट होती है तो मुझे लग रहा है निफ्टी पे काफी भारी पड़ सकती है, जिस तरीके से वो एक अपने मेक और ब्रेक लेवल पे है। तो आई थिंक अगले कुछ दिन काफी क्रिटिकल होंगे निफ्टी के लिहाज से भी। तो जैसे आपने बताया 8950 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है और उसके ऊपर अगर 9050 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर लेते हैं तो काफी बड़ी अपमूव भी आ सकती है। कॉन्ट्ररी अगर डाउ में वीकनेस आ जाती है और अगर हम 8800 ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच करते हैं तो आई थिंक काफी बड़ी गिरावट आ सकती है वापस अपने इंडाइसेस में। तो आई थिंक ये पर्टिकुलर डेटा ध्यान में रखना चाहिए। क्या है मतलब, ऊपर के कि नीचे के? सचिन जी ये तो बताओ। ओके, लगता है सचिन जी तक आज थोड़ा सा संपर्क रुझान तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि मेक और ब्रेक
हम एंड जैसे मैं काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ कि 8960 अगर ये पर्टिकुलर लेवल इसी स्विंग में निकल जाता है वहाँ थोड़ा कॉन्ट्रा लॉन्ग लेने की सोचूंगा, बट जिस तरीके से दोनों अपने एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं तो मुझे लग रहा है किसी एक को तो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों पर्टिकुलर जो फॉलोइंग सीक्वेंस थी वो कहीं तो डिस्टॉर्ट हुई है, तो कहीं जाकर एक लेम में दो प्राइसेस बैठने चाहिए जैसे उनका कोरिलेशन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मेक और हो सकता के लिए सचिन जी मैं आपको माफ कीजिएगा रोकूंगा क्योंकि बाजार बंद होने की तैयारी में है और आइडिया ये 5 रुपए 60 पैसे 65 पैसे डे हाई पर बंद हो रहा है। भसीन साहब ने आपको अभी भी आइडिया रिकमेंड किया था, आप डे ट्रेडर हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आइडिया में एग्जिट करने की राय, उनकी डे हाई पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है स्टॉक 5 रुपये 65 पैसे, यही हाई है और यहीं पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपकी एक घंटे में ही आपके यहाँ पर 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स आइडिया में आ रहे हैं, एग्जिट कर लेने की राय है। बाजार बंद होने की तैयारी में है और जो बंद होते हुए दिख रहे हैं निफ्टी हरे निशान में, तो बैंक निफ्टी लाल निशान में 8890 के आसपास बाजार बंद हो रहे हैं 65 अंकों की मुनाफे के साथ। निफ्टी पर 55 अंकों का नुकसान है, बैंक निफ्टी पर 17,500 का लेवल लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर हम होल्ड कर रहे हैं। तो ये है आपके लिए और इस बीच ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है और पूरी तरह से बाजार अब बंद हो चुके हैं और बंद होने के वक्त आपके लिए जो क्लोजिंग आई है प्रोविजनल क्लोजिंग 65 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी पर आई है और बैंक निफ्टी पर 90 अंकों की कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। बाजार 66 अंक और 50 अंक बैंक निफ्टी पर नीचे बंद होते हुए दिखे और सेंसेक्स पर 200 अंकों की तेजी के साथ एडजस्टेड क्लोजिंग आती हुई दिखेगी। हम आपको थोड़ी देर में रखेंगे, बताएंगे। उसके साथ ही हम आपको बता दें कि 6 बजे आज शाम को क्या है खास आपके लिए। देश में कोरोना की मरीजों की संख्या 109 दिनों में 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। 12 दिनों में केस डबल हुए हैं। तैयारियां तो शुरू से की गई है, आइसोलेशन, क्वारंटीन करना, लॉकडाउन, ये सारे उपाय भी हमने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये काफ़ी नहीं रहे। अब सवाल ये है कि चूक कहाँ से हुई, क्या तैयारियां देर से हुई या हमने इसे ढंग से फॉलो नहीं किया, अब क्या करने की ज़रूरत है। आज इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आपकी खबर आपका फ़ायदा में तो ज़रूर देखिए हमारा खास शो 1 लाख के पार कैसे रुकेगी रफ्तार। ये है आज आपके लिए खास शो आता हुआ जो कि आपके लिए है कोरोना पर, तो ये शो मिस मत कीजिएगा। आइए बाजार फाइनली अब क्लोजिंग देता हुआ 65 अंकों के तेज़ी के साथ निफ्टी पर और 50 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी पर होता हुआ दिख रहा है। ये है आज की क्लोजिंग। देखते हैं, आज की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है और इस क्लोजिंग के बाद कल क्या कुछ होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बता दूं आपको कि आज जब बाजार बंद हुए हैं तो बंद होते वक्त बाजार में आपने डाउ फ्यूचर्स लगभग 50-60 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो उस लिहाज से हम देखेंगे कि कल किस तरह का ट्रेड डाउ में अमेरिका में देखने को मिलता है। कल बुधवार भी रहेगा और कल इस लिहाज से वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले का आपका ट्रेड भी होगा, तो वो भी देखेंगे कि वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का एक्शन दिखाते हैं। तो ये है आज का पूरा एक्शन। विदा लेने का वक्त है। हाँ, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे होते दिख रहे हैं। एक मिनट, अभी भी बता दो सचिन जी, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे है, चांस किस तरफ के ज़्यादा हैं, ऊपर के या नीचे के? अच्छा, परसेंटेज में ही बता दो सर। चलो, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा? अनिल जी काफी डिफिकल्ट है इस लेवल पे कहना, इसलिए मैंने जो लेवल मेंशन किए कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होना है या फिर एक रिवाइवल बनना है तो निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि 8960 के ऊपर सस्टेन होना और 9040 के ऊपर एक रन दिखाना। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डाउ जोन फ्यूचर्स में अगर बिकवाली हावी हो जाती है, जिस तरीके से वो अपने कंपेरेड टू आउट परफॉर्म करे, अगर वहां पर मुनाफा वसूली आ जाती है और किसी रीजंस की वजह से अगर हम 8740 या 8800 के नीचे अगर स्लाइड कर देते हैं तो मुझे लग रहा है फिर वीकनेस हमले निफ्टी में काफी ज्यादा होगी। बट जैसे मैंने बताया कि पिछले 4 दिनों से ये पर्टिकुलर इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड स्पेसिफिकली 14 मई के बाद हम लगातार नीचे गिर रहे हैं एंड 14 मई के बाद डाउ जोन्स लगातार ऊपर है। तो कहीं जाकर मुझे लग रहा है आइदर निफ्टी उनको फॉलो करना चाहिए या फिर उनकी जो बिकवाली है वो हम पे भारी पड़ेगी। ओके, तो
तो ये है आपके लिए यार। और इस बीच बाजार हमारे बंद होने का ही इंतजार कर रहे थे दीप। मैं तो सोच भी रहा था कि 8,800 या 8,850 का पुट लेने की राय दे दूं, लेकिन जब तक सोच रहा था तब तक अब देखिए जैसे ही बंद हुए 50 पॉइंट वाला डाउ 125-150 पॉइंट हो गया, तो बंद होने का इंतजार कर रहे थे, बंद होते ही देखिए गिरना शुरू हो चुके हैं। फाइनल क्लोजिंग 86 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ है और निफ्टी 55 अंक ऊपर बंद हुआ है 8,880 के आसपास ये है इस वक्त। लेकिन इस बीच एक खबर महाराष्ट्र से आती हुई दिख रही है, नॉन रेड जोन, जहां रेड जोन नहीं है वहां पर दुकानें खोलने को अनुमति दी जा रही है। 9 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। ये है आपके लिए एक खबर। नॉन रेड जोन यानी कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोल पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो तो अब सभी जगह करना पड़ेगा। वो तो आप और ऑरेंज ग्रीन है, ग्रीन का मतलब ये नहीं कि आप आराम से हाथ में हाथ लेकर घूमें, ग्रीन जोन में भी उतना ही। और मॉल्स को अब मेंटेनेंस के लिए खोला जा सकता है, मतलब वहाँ पर दुकानें तो नहीं खुलेगी लेकिन मेंटेनेंस के लिए मॉल्स खुलेंगे जहाँ पर आप रख रखाव कर पाएंगे उनका, क्योंकि वापस खोलने के पहले तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। मुझे कुणाल जी, मुझे आशु जी ने एक मैसेज भेजा था, शायद आपको भी भेजा होगा, कोई एक बड़े से शोरूम का भेजा था, कौन सी ब्रांड थी बहुत ही तगड़ी वाली, जिसके अंदर सारे वो लेदर आइटम्स और वो सब थे जिसमें वो फंगस लग गई और सारे आइटम। जी अनिल जी, ये दिल्ली का मॉल है एम्बियंस मॉल, जिसकी तस्वीरें शायद उन्होंने आपको भेजी होंगी। हाँ, तो उसकी तस्वीरें कई लोगों ने भेजी, आशु जी ने भी भेजी थी। जी गजब, मतलब तो सोचो अब जब ये वापस शोरूम्स खुलेंगे तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब जैसे अब ठीक है, इसका फ़ायदा तो आप इसी तरह से उठा सकते हैं, जब सेल लगेगी तो सेल का इंतज़ार करेंगे। सेल का इंतज़ार हम स्टॉक मार्केट में भी कर रहे हैं, लग तो रही है, थोड़ा डिस्काउंट और ज़्यादा चाहिए। ऐसी सेल आपको बहुत सारे आइटम्स हैं शायद लगती हुई दिखे, उसका भी फ़ायदा उठाएं। सोच समझ कर शॉपिंग करें, चाहे मार्केट में हो चाहे कहीं और। पूरे डिस्काउंट लें, दबा कर लें, पैसा आपका है, डिस्काउंट आपको मिलने ही चाहिए। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेंगे आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, सचिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वागले साहब का भी शुक्रिया, कुणाल जी, राकेश जी का शुक्रिया और सुमित जी का भी ढेर सारा धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे फिर से होगी मुलाकात। दाव को थोड़ा ठीक ठाक रखना भाई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर मत कर देना। बड़ी मुश्किल से हमारे मार्केट टिक पा रहे हैं, अगर डाउ कमज़ोर हो गया तो और दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप सबसे निवेदन है, सहारा दें और उसके बाद कल सुबह आपसे करेंगे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।